तो वो मैंने एक जगह लिखा कि पंजाबी में, वो पंजाबी बोलते थे गवर्नर साहब। कौन? आप जगमोहन की बात कर रहे हैं? जगमोहन की बात कर रहे हैं। तो बताया कि ऐसे कहा कि उसको अल्लाह बख्श भी पंजाबी बोलते थे। अल्लाह बख्श को भी कहा, मुझे भी कहा कि भाई ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ, पंजाबी में कहा कि ਗੱਡੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ SRTC की ਗੱਡੀਆਂ ਆਣਗੀ तो उन्होंने जाके मिलो तो उन्होंने जो है पूरी मदद करो उन्होंने और इंश्योर करो सिक्योरिटी का। वो तो बड़ा क्लियर लग रहा था कि दैट वाज उन एरिया में दैट वाज काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड बाय दैट गवर्नर साहब। अब वो जनाब फौज को भी पता लग गया, BSF CRP सबको, अफसरों को सबको पता लग गया कि भाई कोठीबाग थाने में तो 2 कमरे हैं जो बेहतरीन विस्की से भरे हुए। और जनाब फिर मुझको वहाँ ऑफिसरों से रिक्वेस्ट आती थी, एक कमांडेंट साहब लिख रहे हैं प्लीज इश्यू 6 बॉटल्स ऑफ पीटर स्कॉट एंड 1 बॉटल ऑफ। एक भी पंडित जिसकी डेथ हुई है यहाँ, वो एवरी पंडित इज अकाउंटेड फॉर। 275 or 76 is the total number of the pandits who were killed or who died, and FIR stands registered. बिल्कुल हर आदमी दौड़ता था नमाज पढ़ने ये सोच के कि मैं नमाजी ज्यादा बनूंगा तो बच जाऊंगा। मिलिटेंट सुनेंगे उनको पता लगेगा बड़ा नमाजी है, परहेजगार है तो बच जाऊं। जितने बदमाश थे, जितने शराबी थे, सब नमाजी बन गए, सब मुल्ला बन गए जनाब रातों रात। सारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दाढ़ियां रख ली। कहता हूँ मिलिटेंट है जनाब, मैं देखता हूँ मैंने सोचा पुलिस वाले, कोई पुलिस का इंसान नहीं। हमारा सिपाही डंडा लेकर चल रहा, हमारे सिपाही डेलिबरेटली डंडा लेके चलते थे, राइफल लेके नहीं चलते थे क्योंकि राइफल होगी 303, राइफल भी ले जाएंगे और गोली मार देंगे। तो डंडा लेकर चलेंगे तो उनको पता लगेगा कि ये बेजारा बेचारा शरीफ आदमी है, छोटा सा डंडा। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। लाइफ में आपका खुश आमदीद। मैं हूं मसूद हुसैन और मैं यादें की एक और कड़ी लेके आपके यहाँ हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं, यादें मेमोरीज है, एक पर्सनल हिस्ट्री प्रोजेक्ट है और पर्सनल हिस्ट्री के बारे में आप जानते ही हैं, एक नया जॉनर है हिस्ट्री का जिसमें उन शख्सियत से हम बात करते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ शोबों में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हो। तो आज की इस कड़ी में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलाता हूँ जो हु इज़ वेयरिंग टू मेनी हैट्स। वो इज़ एक्चुअली ये एक ज़माने में मीडिया से भी वाबस्ता थे, कभी बॉलीवुड भी जाना चाहते थे, कभी गाना भी गाते थे, कभी पुलिस में भी गए और अब सियासत में है। और मेरी मुराद है जनाब असरार खान साहब से। असरार खान साहब, आपका खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। शुरुआत इस बात से करें, आपको बहुत सारे लोग इस नाम से नहीं जानते हैं जी। लाली खान कहते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग ये 2 नाम 2 अलग अलग शख्सियत समझते हैं। लेकिन चूंकि आप जिस ट्राइब से हैं, आप जिस बैकग्राउंड से हैं, तो उसमें ये सिलसिला होता है कि कोई वाक़ा हो गया तो नाम पड़ गया बच्चे का। तो ये लाली खान का नाम जो है पठानों में नाम रखने की बड़ी अजीब सी ट्रेडिशन है। तो ये लाली खान का मकसद क्या है, मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, हुआ कैसे? नहीं, इतना कोई खास बात नहीं है इसमें। बात यह कि शायद आपको आइडिया होगा कि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप जो है वो मैं जम्मू का हूँ और पढ़ाई वगैरह भी मैंने वहाँ की। अलबत्ता जब मैं पुलिस सर्विसेज में आया तो उस वक्त आके तो फिर मैं श्रीनगर बीच में आता था घूमने के लिए। तो जम्मू में जहाँ हम रहते थे, दलपतियाँ या तालाब खटी का एरिया कह लीजिए, दलपतियाँ बड़ा गढ़ था। सुनने में ये आया कि मैं बड़ा लाल था बचपन। अच्छा। कहते हैं कि मैं बड़ा हेल्दी चाइल्ड था, तो काला हो गया जम्मू की गर्मी में, लेकिन कहते हैं कि बचपन में मैं बहुत हेल्दी था और बड़ा लाल था। तो वो आसपास के लोग आते आते ही मुझको लाल लाल कहते कहते शायद वहीं से इन्होंने मेरा नाम लाली कहना शुरू कर दिया। बाद में ये लाली से जो है, चूंकि खान था तो लाली से जो है ये बड़ा मशहूर हो गया और लाली खान वर्ड बन गया। लाली के साथ खान। तो वो सभी लोग जो है वो मुझे बोलने लग पड़े। अभी मैं पुलिस सर्विस में भी नहीं था तो, लेकिन सब मुझको
लाली खान कहने लगे। तो मैं इसको हटा भी नहीं सका क्योंकि ये बड़ा पॉपुलर हो चुका था तब तक, मेरे लिए बड़ा मुश्किल था और ये मेरी सर्विस में भी चलता रहा। लेकिन आपने सही कहा कि इंटरेस्टिंगली जब मैं KPS करके कश्मीर में आया तो कश्मीर में बहुत कम लोगों को लाली खान पता था क्योंकि मैं वहीं रहा, वहीं पढ़ा लिखा। तो यहाँ आके मेरी माँ ने कहा कि देखो तुम पठान हो, अफरीदी पठान हो, तुम जो अपना सही यहाँ नाम इसरार खान अफरीदी लिखना और ये लाली वाली जो है छोड़ देना, ये तो हल्कापन थोड़ा सा लगता है इसके नाम में। तो मैंने यहाँ आके किसी को अपना नाम नहीं बताया, तो मैं इसरार खान, सभी मुझे कश्मीर वाले भी प्यार से असरार साहब, कई इसको आई से पढ़ते थे, है वैसे आई से है इसरार तो, लेकिन कई लोग मोस्टली कश्मीर के लोग असरार बोलते थे, तो असरार साहब तो वो चलता रहा। लेकिन किसी एक स्टेज पे जाके बहुतों को पता लग ही गया कि लाली खान और इसरार खान एक ही शख्स है। लेकिन खान साहब एक बात मैं पूछना चाहूंगा, आप हैं तो जदी बुदी पठान, जी, पैदा हुए जम्मू में, हाँ जी, बात हम कश्मीर में कर रहे हैं, हाँ। कहानी क्या है? बात ये कहानी कुछ भी नहीं है। कहानी ये कि अगर आप सही बोलो तो हम लोग जम्मू कश्मीर के, आप हमको सही कहो आप, ये बात आपने सही कही कि ना तो पूरा डोगरा और ना ही पूरा कश्मीरी। अलबत्ता बॉर्न एंड ब्रॉट अप चूंकि जम्मू में हुआ तो डोगरी बोलता हूं और फ्लुएंटली बोलता था। लेकिन पठानों के घर के अंदर आप चाहे पाकिस्तान की तरफ देख लो तो आपको एक कल्चर मिलेगा, या वो पश्तो बोलते थे या पंजाबी बोलते हैं। तो जब मैं बड़ा हुआ तो मेरी फैमिली सारी आपस में पंजाबी बोलती थी, तो मैं भी बड़ा हैरान होता था कि मेरी लैंग्वेज घर की और लोगों की लैंग्वेज अलग क्यों है। तो मैं तो प्योर पंजाबी बोलता हूँ। अच्छा, पंजाब वाले मुझे मिलते थे, वो कहते थे तुझी तो बड़ी शानदार पंजाबी जी दुआबे वाली तुझी पंजाबी बोलते हो, तो तुझी डोगरे कितों है? तो फिर देन आई हैड टू एक्सप्लेन कि मैं पठान फैमिली से हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने आके ये भी डिस्कवर किया कि मेरे जो दादा थे कर्नल थे और मेरे दादा का घर जो था वो बटमालू में 12 पत्थर में था। वो मेरे दादा को कर्नल अब्दुल रहीम खान अफरीदी को, जो कि दफन है बटमालू साहब के बिल्कुल पहलू में दफन है, उनको कश्मीर बड़ा पसंद था। और वो जो जेट लाई जो आपकी फर्स्ट थी महाराजा की, उसके वो कमांडिंग अफसर थे, बदामी बाग में बैठते थे। और दादी मेरी जो है वो गोपालपुरा की है। वो दादी मेरी अपने वालिद के साथ अफगानिस्तान में 4 साल की उम्र में उनके वालिद वहां से उनको साथ लेकर गोपालपुर और सुथरा मैदान वगैरह उस इलाके में आए, और उनकी वाइफ कोई नहीं थी और वहां उन्होंने एक सईद फैमिली की लेडी से दूसरी शादी की। तो वो बहुत से रिश्तेदार जो हैं अब दादी वहीं ग्रो की हैं। तो वो आप मेरा कनेक्शन समझ सकते हैं जम्मू का भी और कश्मीर का भी, कि दादी कश्मीर से भी थी, दादा भी यहाँ बैठते थे, और फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत कश्मीरी, दादा बहुत अच्छी कश्मीरी बोलते थे और दादी तो थी ही वहां की गोपालपुरा की। तो वो तो जब पश्तो बोलती होगी जब बच्ची होगी, और फिर उसके बाद तो उसने सारी कश्मीरी ही सीखी। लेकिन वो कहानी क्या है कि आप पठान तो एक दौर में जो कश्मीर काबुल की हुक्मरानी में था। नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक। फिर क्या ताल्लुक है, हमारा कैसे हो गया कि ये वहां से यहाँ तक? हाँ, वो सफर में आपको बताता हूँ। असल में वो जो जिनका यहाँ जो रहा वो दुरानियों का रहा, दुरानी रहा। लेकिन जो यहाँ आज भी जो दुरानी फैमिली है जिनको मैं जानता हूँ, इनका भी ताल्लुक उन दुरानियों से नहीं है जिन्होंने हुकूमत की थी। अच्छा, ये वो दुरानी है जो एक दफा इनके बादशाह जो मौजूल होकर आए थे और इंडिया ने उनको पनाह दी थी, तो उनके साथ उनके दुरानी क्लान के भी कुछ लोग थे। और जब हालात ठीक हो गए अफगानिस्तान के तो वो बादशाह वापस चले गए, तो वो जो उनके साथ दुरानी थे दे प्रेफर टू स्टे हियर। और ये उन्हीं की फैमिली है, उनमें भी एक कर्नल दुरानी हुए हैं, फिर वो दुरानी वो भी थे, बड़े अच्छे डॉक्टर भी थे दुरानी साहब। अभी बहुत है दुरानी फैमिली से लोग हैं, लेकिन इनका भी उन दुरानियों जो रूलर दुरानी उनके साथ ताल्लुक नहीं, ये बाद में आया। मेरी जो फैमिली का जो मैं जो समझता हूँ, तो अगर मैं हिस्ट्री देखता हूँ और मैं वो देखता हूँ, गुलाबनामा देखता हूँ, तो मुझे हिस्ट्री से ये बड़ा क्लियरली पता लगता कि महाराजा रंजीत सिंह जो थे पंजाब का राजा, वो बड़ा अपने आप को बड़ा घिरा हुआ पाता था अपने दुश्मनों से, और खास तौर पे जो सिख राजवाड़े से।
तो उसने अपनी 2 एलीट फोर्सेस बना के रखी थी, आप कह लो स्पेशल ग्रुप, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप कह लो, हफासी दस्ते कह लो। तो 2 थे, एक थे जो उनके थे सिखों के तक का दस्ता था, आपको 100-150 आदमी जो उसकी हिफाजत करता था। जैसे आपने देखा कि वो इराक का जो पुराना था उसने भी अपना रखा हुआ था ग्रुप, और वो ज्यादातर उसने अपने गांव के लोग रखे थे। और एक उसने सिखों के बाद एक उसने पठानों का उसके पास 100-150 का ग्रुप था। जो मेरे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे उनका नाम था असद खान अफरीदी, जो अफगानिस्तान से ही उनके पास उसकी उन राजों के साथ बहुत दोस्ती थी। वो वहां से लेके उनको रिक्रूट कर कर अपने साथ लाए थे। तो वो उस ग्रुप के वो इंचार्ज थे। उनको कोई वो ओहदा नहीं दिया गया, लेकिन ही वाज द हेड, असद खान अफरीदी। तो ये रंजीत, बाद में जब रंजीत सिंह का राज खत्म हो गया और फिर राजा ने जो है वो बेच दिया गुलाब, जो मैंने बताया कि उसके एक अपने राजपूत और सिख जो था ग्रुप था, उसके अंदर गुलाब सिंह था। गुलाब सिंह एक कांस्टेबल था। तो इतना उसने पैसा, मैं भी हैरान हूं कहां से इतना पैसा कमाया कि जनाब उसने स्टेट खरीद ली। यानी आप वो कांस्टेबल से चढ़ते चढ़ते वो भी जैसे असद खान अफरीदी भी कमांडर की लेवल पे पहुंच गया था, तो वो भी पहुंच गया था वहां कमांडर लेवल के ऊपर। तो उसने जनाब वो 75 लाख वो नानक शाही टका में वो खरीद ली स्टेट। और जब उसने अपनी यहाँ स्टेट आके अपनी फॉर्म की, तो उसके साथ इन पठानों को भी दावत दी कि अब तुम वहां कहां जाओगे। अब असद खान साहब थोड़े बुरे हो चुके थे, उनकी डेथ होगी, लेकिन उनके लड़के थे समद खान अफरीदी। तो समद खान अफरीदी जवान लड़के थे। समद खान अफरीदी फिर उनकी दावत के ऊपर जम्मू कश्मीर आ गए, और उन्होंने अपने पठानों के साथ और अपने जो उनकी फैमिलीज थी उनको लेके, जो उनका वो आए ना लाहौर की साइड से पाकिस्तान के, तो उनको सबसे अच्छा हायहमा पसंद आया। अच्छा, ये आपके यहाँ कुपवाड़ा का, तो वो हायहमा के एरिया में वो आके वहां बस गए। लेटर ऑन जब रणबीर सिंह की जब हुकूमत आई, तो रणबीर सिंह को भी अपने रिश्तेदारों से बड़ा खतरा हुआ और वो अपनी एक्सपेंशन भी चाहता था। तो रणबीर सिंह ने इनको जो है अपनी फौज में जो है इनको जनरल का ओहदा दिया। अच्छा। समद खान अफरीदी साहब। अच्छा। और एक उनका तो कि इन्होंने रणबीर सिंह की जो आर्मी जो है ये यासीन अस्करदू वगैरह की स्टेट को फतह करने गए थे। तो आप हिस्ट्री की बुक पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि वहां 2000 के करीब जो था डोगरा सिपाही कत्ल कर दिया गया। अच्छा, हाँ, महाराजा रणजीत सिंह की पूरी आर्मी मार ली गई। अब उसने उनको फतह करने के लिए एक इस पठान को भेजा, समद खान अफरीदी, जिसके अंडर कोई 1,000 के करीब अपने ट्रुप्स थे, अपने पठान थे, और एक उसने अपने डोगरा रेजिमेंट का जोरावर सिंह और वो दूसरे भेजे। इन्होंने फिर जाके वहां बहुत से लोगों को अगर हिस्ट्री की देखे तो इन्होंने उसको तय तेक किया, और यासीनी जो है उसमें काफी कत्ल हुए, और यासीनी सब कत्ल होने के बाद वो अस्करदू, हुंजा, गलगित वगैरह का इलाका फतह किया गया। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो जिसको नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस का के हाँ, जो इलाके हैं, हाँ, वो जो डोगरा हिस्ट्री में हाँ, कह गए कि वो डोगरा फौज ने फतह किया, वो एक्चुअली अफरीदियों का काम था। अफरीदियों का काम था। उसमें डोगरे भी थे, अच्छा। लेकिन मोस्टली अफरीदी थे, क्योंकि फतह का सेहरा जो है वो समद खान अफरीदी के सर पे बंधा। अगर आप बुक भी देखेंगे, कोई गूगल पे भी आप सर्च करेंगे, तो आपको समद खान अफरीदी का नाम नजर आएगा, और उसका बड़ा एक ये भी लिखा जाएगा कि वो बड़े बहुत वॉरियर था ही, उसे अपोजिशन पूरी स्लाटर कर दी थी। 2000 के करीब जो थे वो पूरे स्लाटर कर दिए कि कोई चांस नहीं रखा ये दोबारा उठ सके। इसीलिए उनका जो बेटा है, एक जो ब्रिगेडियर असलम था, उनका बेटा, मतलब उनका पोता, जो कि मेरा चचा हुए, तो उनके पास आज भी अस्करदू का वो शंग्रीला रिजॉर्ट उन्हीं के पास है। वो उसी वक्त में उन्होंने कोई जगह खरीदी होगी। जो शंग्रीला रिजॉर्ट है अस्करदू में, वो चारों तरफ झील है और चारों तरफ जो है वो रिजॉर्ट बना हुआ है, वो उन्हीं की मलकियत है, क्योंकि उन्होंने बाद में वहां जमीनें भी खरीदी। बल्कि यासीनियों की एक औरत को भी, प्रिंसेस को भी ब्याह कर समद खान साहब साथ लाए थे। समद खान साहब की 3 बीवियां थी। तो फिर समद खान साहब जब वापस आए तो महाराजा ने
उनको बट्टल वालियां जो आज हमारा गांव है जहां आज भी हमारी जमीनें वगैरह, ये उनको इन लिeu ऑफ हिज सर्विसेज बिला लगान बिला मुआवजा अता की। वो आज भी जो एंट्री है वो रेड स्याही से एंट्री है कि महाराजा ने अता की इस अफरीदी खानदान को बिला लगान बिला मुआवजा। इस तरीके से जो मेरा है समद खान साहब के बाद फिर आगे मेरा जो हमारा जो है वो खानदान चला। तो ओरिजिनली अगर आप बोलो कहाँ के हैं तो जनाब तीरा वैली के अफरीदी हैं, मलिक दीन खेल अफरीदीज फ्रॉम तीरा वैली। ओरिजिन जो दादा परदादों का था वो वहां से। तो समद खान के बाद जो बाकी प्रोजनी आप खानदान की रही, वो भी सिपाहगिरी में रही? सबको ले देखे ना, उनके लड़के जो चार थे, एक थे बड़ा मशहूर रहा है जो ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान, जिनके बेटे थे पाकिस्तान के एयर चीफ बने एयर मार्शल असगर खान, वो उन्हीं के बेटे हैं। तो एक ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान थे। फिर एक शेख साहब के टाइम के ऊपर बड़े पॉपुलर हैं, आतिश चिनार में उनका जिक्र है अगर आप पढ़ेंगे, बल्कि उन्होंने शेख साहब की हेल्प भी की थी। जब शेख साहब जो थे वो जॉब के लिए, वो उन्होंने खुद लिखा अपनी किताब में कि ही वाज क्वाइट हेल्पफुल, जनरल समुंदर खान उनका नाम। तो जनरल समुंदर खान के नाम से जम्मू में कूचा भी है। तो वो उनके, तो ये जनरेशन तो अच्छा। तीसरे जो थे वो मेरे दादे आगे 3-4 लड़के थे उनके, किसके, समद खान साहब। तो एक ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान हो गए, एक मैंने आपसे समंदर खान, फिर मैंने आपको नाम दिया मेरे जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वो मेजर अब्दुल्ला खान, वो 31 साल की उम्र में इधर ही घोड़ा गली की तरफ, नथिया गली कहते हैं पाकिस्तान की तरफ, वही जिस वक्त आप स्कर्दू के रास्ते में जाते हैं, आप उस एरिया में जाते हैं, तो घोड़ा जो था वो चट्टान के पास से गुजर रहा था, तो कोई सांप दिखा या कुछ दिखा तो घोड़े ने जो है वो छलांग मारी और घोड़े के समेत वो नीचे गिर के, मेजर थे और छोटी उम्र है, 31 साल की उम्र में मेरा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की उनकी डेथ हो गई थी। फिर उनके एक और लड़के थे, उनका नाम था कर्नल, वो भी कर्नल थे, हकीम खान अफरीदी। तो इस तरीके से हमारे सारे महाराजा की सर्विस में थे, सब महाराजा। मतलब समंदर खान भी, रहमतुल्लाह खान भी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लेटर स्टेज में जब अंग्रेजों की हुकूमत थी यहाँ, जब अंग्रेज हमारे JNK में भी आया, वर्ल्ड वार की बारी आई, तो ब्रिगेडियर, पहले या दूसरे? नहीं, सेकंड वर्ल्ड वार। तो उस वक्त जो है ये लोग, जैसे एयर मार्शल भी था वो फिर उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में था, और उनका जो लड़का था, मैंने जो असलम बोला जिसने वो स्कर्दू में बनाया, ही आल्सो सर्व्ड विद द ब्रिटिश आर्मी। और मेरा दादा भी जो है, दे आल्सो, महाराजा के जो ट्रुप्स थे उस वक्त ये ब्रिटिश आर्मी के अंडर थे। और दादा मेरे जो थे वो बर्मा में कैद रहे और करीबन 1-1.5 साल कैद रहे थे। उसके बाद वापस आए, फिर उसके बाद उनकी तबीयत ठीक नहीं रही और तरह तरह बेचारों को बीमारियां लग गई थी और उनकी छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई। जब वो वहाँ, जब प्रिजनर जब छोड़े गए तो वो इतना बुरा हाल वहाँ उन्होंने किया था चीनियों ने, जापानीज ने, कि वो उसके बाद ज्यादा सरवाइव नहीं कर सके। वो आप समझते हैं ना, आपने सुना होगा ना, वो डंजन में जमीन के नीचे दबा के रखते थे, इनह्यूमन कंडीशन में रखते, उनको बेचारों को पेट की बीमारी और दूसरी बीमारियां हो गई थी। बच के तो आ गए, यहाँ आके बड़ा रिसेप्शन भी हुआ था, महाराजा भी बड़ा खुश हुआ कि बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा। मैं अपने दादे की बात कर रहा हूँ। इसी तरह असलम खान भी अरेस्ट थे, और तो ब्रिगेडियर साहब भी जिनका नाम लिया सारे। तो ये फैमिली तब से चल रही है। और उसके बाद कुछ लोग जो है पाकिस्तान चले गए 47 में। नहीं, उससे पहले मैं वो उस पर तो हम बात कर ही लेंगे, लेकिन जो ये जो 2 सीनियर ऑफिसर्स थे महाराजा की फौज में, रहमतुल्लाह खान और समंदर खान, हाँ, तो ये किस दौर में रहे, मतलब जो कि कौन सा सन था? मुझे लगता है 47 के आसपास वो दोनों। ये एग्जैक्टली आपने बड़ा शानदार कहा। ये 38 से लेके 47 के आसपास के। 47 में फिर 1948 में समंदर खान साहब रिटायर हो गए, ठीक है, यहीं से, स्टेट से ही। और ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान जो है, ही प्रेफर्ड टू गो टू पाकिस्तान। इनफैक्ट उनका लड़का जो था, जो वहाँ वो पाकिस्तान का जो बाद में एयर चीफ बना, वो एयर कमांडर था जब मुल्क के 2 हिस्से हुए, और उनका दूसरा लड़का ब्रिगेडियर असलम भी वहीं था। तो ही प्रेफर टू गो। तो आधी जो फैमिली है, उनके लिए अर्जुन सिंह के साथ उनकी बहुत दोस्ती थी। एयर मार्शल ये इकट्ठे थे, वो जो एयरफोर्स अकेडमी थी अंबाला, वहां इन्होंने इकट्ठे ट्रेनिंग की हुई थी, अर्जुन सिंह ने और एयर मार्शल असगर खान ने। तो वो दोस्ती थी। तो अर्जुन सिंह को फिर रिक्वेस्ट करके उसने कहा, मेरे वालिद वहां रह गए, हम लोग तो वी प्रेफर टू स्टे हियर, मतलब मेरा दादा और उन्होंने प्रेफर किया। मेरे 2 चाचे भी पाकिस्तान चले गए, सगे चाचे,
और लेकिन ये ब्रिगेडियर साहब की जो फैमिली है मोस्टली, ये सारी की सारी जो है वो, क्योंकि 2 लड़के वहाँ अच्छी पोजीशन के ऊपर थे, ये सारे चले गए। और अर्जुन सिंह ने डेकोटा दिया था और रसालपुर जो पाकिस्तान का आर्मी एयरफोर्स का बेस है वहाँ उतरे थे। और कुछ जब वो इनको जाने की इजाज़त दी गई तो कोई रुकावट डाली थी और एक एक्सचेंज के तौर पे गए, वहाँ भी कोई 2 पायलट बंद थे। वो 2 पायलट जो है उसी डेकोटा से वापस आए और ये जो है यहाँ से गए थे। ये एयर मार्शल असगर खान के वालिद यानी ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान और उनकी दूसरे ये कोई 7-8 भाई थे, सबके सब आप हैं। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। एक चीज खान साहब, मैं यहाँ एक बात आपसे पूछना चाहूँगा। ये जो क्योंकि ये फौज का हिस्सा थे, हाँ, और महाराजा का की सरकार जो थी एक फैमिली की सरकार थी। हाँ, हाँ, एक घर था जिसमें सिपाहगिरी से हाँ, लेकर सिपाहगिरी से जनरल, लेते हुए फिर एक स्टेट बादशाह खरीद ने। ली और फिर एक हुकूमत जी। बनाई, एक मुल्क बनाया। हाँ, तो उसके जो करता धरता थे, उसके जो हाथ पांव थी, ताकत थी, जी। उसमें आपके बुजुर्ग थे, तो मतलब सर्व करते थे। हाँ, अब मामला ये है कि एक तो पॉपुलर हिस्ट्री है, पॉपुलर हिस्ट्री ने उनको, उनकी कंडक्ट को किस हिसाब से लिखा है, सही बात। लेकिन दूसरी बात है कि आपकी फैमिली में, आपके खानदान में, खानवादे में उनकी जब बातें होती हैं तो क्या होती है। बेसिकली वो जो दौर था उसमें महाराजा का फोकस ये था कि किसी तरह से वो रिटेन कंट्रोल करे। एब्सोल्युटली। तो उस पूरी प्रोसेस में ये ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान साहब थे या समदर खान साहब थे, उनका क्या रोल आपकी फैमिली में जाना जाता है या याद किया जाता है? देखिए, ब्रिगेडियर साहब का जो रोल फैमिली में जाना था, उनको बहुत केयरिंग थे। फैमिली के अंदर तो उनको बड़े बाबा जी कहा जाता। मैंने कहा ना, मेरे दादाजी की जल्दी इंतकाल हो गया था, तो उन्होंने ही सारी फैमिली को पाला। अब आप कहें कि महाराजा के पास उनका रोल क्या था, तो जो मैं समझता हूं, जो मुझे दिखता, मैं अपनी महाराजा बेसिकली कश्मीर वालों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था, एज यू नो। सही। या तो उसको कश्मीरी पंडितों पे ट्रस्ट था, ठीक है, और वही अच्छे अच्छे ओहदों पे थे, तो या कुछ पंजाब के लोग थे महाराजा ने जो लाए, जो आज भी रहते हैं यहाँ, बसते हैं। अब आपने ये भी सुना होगा कि हैदराबाद के एक खानदान के अमीर खुसरो, वो भी यहाँ रहे। फिर अफंदी साहब हैं, वो हमारे अफरीदी फैमिली से नहीं, वो अलग फैमिली है। अफंदी साहब भी उनके महाराजा के बड़े खास दोस्तों में से थे। इसी तरह आपने कुछ पंजाबी फैमिलीज आज भी देखी हैं, ये सारे महाराजा के दौर में ही आए हैं कि उनके फेवरेट थे। ये पंजाब से लोग आके वो यहाँ बस गए, उन्होंने उनको बैठने जगह दे दी और ये उनसे करीब भी हो गए, उनके आते जाते थे। तो जो मैं समझता हूं कि महाराजा की आर्मी के अंदर या तो पठान थे, तो या उसके डोगरा फौज के लोग थे जो अपने उसके राजपूत वगैरह थे। तो कश्मीर वाले तो फोर्स में थे नहीं, तो पुंछ रजौरी के लोग, भद्रवा डोडा के भी मैंने कम ही सुना, पुंछ रजौरी के लोग और जम्मू के डोगरा वगैरह से ही द आर्मी कंप्राइज्ड ऑफ दैट काइंड ऑफ सोल्जर्स ओनली। और पठान मुझे लगता है कि उन्होंने इसीलिए शायद यहाँ बेस किए। पठानों का उसको एक फायदा तो जरूर होता था कि मजहबी थे, नमाज वगैरह पढ़ते थे, लेकिन लॉयल्टी बहुत जबरदस्त पठान में होती है कि जिसका नमक खाएं। अब पाकिस्तान के अंदर जो बैठे थे तो वो पाकिस्तान का नमक खाते, तो वो पाकिस्तान के लॉयल। हमने हिंदुस्तान का नमक खाया तो हम हिंदुस्तान। पठान में ये होती भी जहाँ का नमक खाता उसका वहाँ का हलाल करता है। तो ये महाराजा के बड़े लॉयल थे, तो महाराजा ने इसको ऊंची जगहों पे, बट एट द सेम टाइम दे वर मुस्लिम। तो वो जो जनरल जनता है, कश्मीर के जो लोग हैं, उनके साथ उनका बड़ा अच्छा मिलना जुलना था। और कश्मीरी को भी एक एहसास होता था कि आई एम मीटिंग अ सीनियर ऑफिसर ऑफ महाराजा's आर्मी बट ही हैपेंस टू बी मुस्लिम। तो मैं अगर इसके पास जाऊंगा तो
कुछ लिहाज ही मेरा ये करेगा। और ख़ास तौर पे मेरा जो दादा जो 12 पत्थर में रहता था, हमने अपनी दादी से सुना कि बहुत से लोग वहाँ जैसे दरबार में आते हैं, वो अपने इश्यूज लेके दादा मेरे 5 वक्त नमाजी थे, बहुत ही ऑनेस्ट और बड़े नमाजी, आपको मैं फ़ोटो बताऊँगा सर पे, वो और बड़े नमाजी थे और कहते हैं कि दिल के बहुत अच्छे थे और बड़े सखी थे। He used to help people a lot. He was not a typical like an Afridi, ferocious kind of a Pathan, like Samad Khan Afridi और समुंदर खान। समुंदर खान भी मैंने कहा ना आज से जनाब में जिक्र के एडमिनिस्ट्रेशन में भी बड़ा हेल्पफुल था। तो मुझे लगता है कि महाराजा के पास वो एक अच्छा था एक जरिया कि अपनी मुस्लिम रियाया को मिलने के लिए एक कमांडर मुसलमान ही रखे, लेकिन वो कमांडर जो महाराजा का ही अंदर से लॉयल हो, लाइक दैट। जैसे अभी क्या हो रहा है, बाहर के ऑफिसर आ रहे हैं तो लॉयल्टी तो कहीं और है ना, तो दे थिंक के दैट जो वो ऑफिसर है वो दे विल बी लॉयल टू द सेंटर। तो उसके बाद 2 वाक़े हुए। जी, एक वाक़ा ये हुआ कि अफरीदियों ने कश्मीर पर हमला किया। वो अलग है, हाँ, मतलब ठीक है, हाँ अफरीदी तो अफरीदी ना, है ना, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। भले ही आप तो दूसरे खानदान से, हाँ हाँ और बिल्कुल। दूसरी तरफ से 47 जम्मू में 47 में अटैक हुआ, नहीं जम्मू में तो नहीं, उसका नहीं उसका नहीं, एक अलग वाक़ा हो गया बहुत, जिसमें 2.5 लाख के करीब मरे मुस्लिम, वो बिल्कुल करेक्ट है, वो यूएनओ के अंदर रिपोर्टेड है। तो इन ये जो 2 वाक़े हो गए उसी जी। दौर में, उसमें आपकी जो कबीला है हाँ, कहीं से कुछ किया उन्होंने? नहीं, जहाँ तक जो हिस्ट्री बताती है, ये मैंने आपसे क्या कहा कि महाराजा के लॉयल थे, और जिस वक्त ये अफरीदी आए, आपकी बात ठीक है, उसको हम कहेंगे कि पाकिस्तान अपनी रेगुलर आर्मी नहीं भेजना चाह रहा था, बिकॉज उसको जो कमांडर था दोनों फोर्सेस का वो अंग्रेज था। तो अगर पाकिस्तान की आर्मी आती तो ये एक अजीब सी हालत होती कि कमांडर इन चीफ जो है वो एक ही है, और 2 आर्मी, पाकिस्तान और इंडिया की 2 आर्मी, उसी की आर्मी आपस में लड़ गई। तो दे प्लेड वेरी स्मार्ट कि उन्होंने क्या किया कि ट्राइबल जो हैं उनको ट्रेन करके भेजा, और पीछे आर्मी जो है वो पीछे रही, और ट्राइबल में प्रिडोमिनेंटली अफरीदीज थे। ये आपने ठीक कहा कि कहते हैं कि उसमें मोस्टली जो थे वो अफरीदी थे, और उन अफरीदियों में से शायद ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान साहब के एक लड़के जो मेजर थे उस वक्त, उनका नाम था मेजर असलम अफरीदी, शायद नहीं, वो मैंने सुना है कि दैट ही वाज planning on behalf of the Pakistan army because he could talk to the Afridi tribals, पश्तो भी बोलते थे, अपना आदमी है वो उसकी बात सुनते थे। तो पाकिस्तान आर्मी ने इसलिए शायद मेजर असलम को आगे रखा, और क्योंकि आर्मी जो थी वो पीछे थी, लेकिन आप ये ना समझे कि आर्मी नहीं थी, आर्मी थी लेकिन आर्मी सामने नहीं आती थी। जो पीछे के जो लोग थे जो प्लान कर रहे थे क्या जाना है, कहाँ पहुंचना है, कहाँ, उसके अंदर उसका लड़का भी था, ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान का लड़का। जहां तक हम लोगों का ताल्लुक है, दादा उस वक्त जो थे वो यही थे, और दादाजी की मेरे दादाजी की तब डेथ हो चुकी थी, जनरल समुंदर खान यही थे, और उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर महाराजा की आर्मी के अंदर कोई भी हमारी फैमिली का ऑफिसर नहीं था, वो पाकिस्तान चले गए थे। जो सर्विंग थे वो मैंने आपसे कहा ना, वो सब मेरे 2 चचे थे, वो दोनों कर्नल थे, वो भी पाकिस्तान चले गए, क्रॉस कर गए। ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान की पूरी फैमिली चली गई। तो यहाँ जो भी बचा था वो पुलिस टाइप के, और जैसे मेरे वालिद थे, मेरे वालिद सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, तो जम्मू कश्मीर पुलिस में। हाँ, जम्मू कश्मीर पुलिस में, तो वो पुलिस ही मेरे। 47 के बाद यूं भी पठानों को वो इम्पोर्टेंस नहीं रही। 47 तक ये सिस्टम था कि हमारा लड़का जो है पठानों का, वो 10वीं जमात पास करता था, तो महाराजा उसको अपनी लॉयल्टी की वजह से डायरेक्टली लेफ्टिनेंट ले लेते, कोई भर्ती नहीं होती, स्टेट चूज किया जाता था। जैसे वो अपना राजपूत लड़का लेते थे, 10वीं पास किया तो आर्मी में आ गया। तो लेकिन 47 के बाद राजा का वो इख्तियार नहीं रहा। अच्छा, फिर आपको ये भी पता कि महाराजा यहाँ से भाग गए थे, अक्टूबर नवंबर, ये सितंबर अक्टूबर था, तो ये भाग के जम्मू चले गए, और जम्मू जाके इनकी वो मेहरबानियां रही, जिसके लिए वो कहते हैं कि ही हैड ए ग्रेट हैंड, पर्टिकुलरली हिज वाइफ, इन द मैसेकर ऑफ द 1947 ऑफ मुस्लिम, और उसके लिए इन्होंने महाराजा पटियाला से भी आर्मी मंगवाई थी, ये सुना आपने।
महाराजा पटियाला से भी आर्मी और स्टेट आर्मी ने इन कनाइवेंस विद द स्टेट आर्मी जो है वो बहुत से मुस्लिम्स का मर्डर हुआ, राइट फ्रॉम उधमपुर, चनैनी, रियासी, पुंछ, रजौरी बच गए क्योंकि वहाँ प्रिडोमिनेंटली, लेकिन जहाँ जहाँ भी थे वो। और वो मैं हैरान हूँ कि उसके ऊपर कोई वाइट पेपर की बात नहीं होती है। और मेरा तो ख़ानदान का ख़ानदान, जो मेरे दादाजी का भाई था कर्नल अब्दुर्रहमान खान, जो उधमपुर बटलबालिया में, वही एक फैमिली थी जो वही रहती थी। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ब्रिगेडियर रहमतुल्ला खान वाज आल्सो बोर्न इन उधमपुर। अच्छा। बटलबालिया गांव में पैदा हुए 1901 या 1902 या कुछ में, बटलबालिया में ही पैदा हुए थे। किसको? समद खान साहब की औलाद ब्रिगेडियर रहमतुल्ला खान भी गई। उस जगह को जहां पठान रहते थे छावनी कहते थे, मोस्टली उसमें आर्मी के ऑफिसर है। वो छावनी 47 में उजाड़ दी गई। और ताया में तो मेरे फादर का ताया तो बच गया, कर्नल अब्दुर्रहमान खान खुद तो बच गया, पहाड़ों में चढ़ गया वो अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन उसके 6 लड़के कत्ल हो गए थे। और 6 लड़के, और एक लड़का उसका बच के जो है पाकिस्तान चला गया। 2 बच्चे पाकिस्तान पहुंच गए थे। एक पाकिस्तान का अबैदुल्ला खान था, पाकिस्तान की नेवी का चीफ बना हुआ, और दूसरा लड़का जो था उसका वो छोटे ओहदे पे था। आई थिंक वो सूबेदार मेजर के ओहदे पे से वो रिटायर हुआ। उनको प्यार से अमीरुल्लाह कहते हैं, अमीरुल्लाह उनका नाम। वो 2 बच्चे निकल गए थे। और अमीर जो छोटा बच्चा जो मैंने कहा जो उबैदुल्लाह बना, उसकी एक बड़ी कहानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। कि मैं आपको 47 का जो मैंने एक बार एक इंटरव्यू में भी आपको दिया था कि महारानी वहां पहुंची, तारापल यहाँ से निकली जब फसाद हुआ, तो ये वहां पहुंची तो उधमपुर के कुछ लोग आगे, उन्होंने कहा कि जी पठान हमको आगे नहीं आने दे रहे। इन्होंने तालाब सैला एक जगह थी, वहाँ एक हमारी हवेली जैसी थी, उसके ऊपर इन्होंने जनाब वो राइफलें रखी, मतलब वो बाकायदा से जो है ना वो सैंड बैग्स रख के एक पूरा जो है वो बंकर बनाया हुआ था। तो उधर से जो आता था सामने से उड़ा देते थे। तो जब महाराजा गुजरते तारा पैलेस उधमपुर रुका, तो वो उसके महाराजा के पास गए और कहा वो पठानों ने इतने लोग मार दिए, तो इसका कुछ इलाज करो, हम आगे बढ़ नहीं पा रहे। महाराजा को पता लगा या नहीं लगा, तो रानी ने कहा उनको मेरा मैसेज दो, पठानों को बुलाओ बातचीत करनी। ये पठान वो उतने तो बेवकूफ़ तो होते हैं, मैं तो पहले ही आपसे कहा कि ये उन बातों में आगे के महाराजा के हम बड़े लायक है, महाराजा हमारा बड़ा सगा, महाराजा हमारे साथ ज्यादती नहीं करेगा, ना ही रानी करेगी। इन्होंने जनाब वो अपना वो किला छोड़ा, और ये अपने कर्नल साहब अपने 15-20 लोग 25 लोग जो मेन चीज आते, जिसमें इसके 6 लड़के भी थे, तो लेके चला गया। एक बच्चा इसका पहले पाकिस्तान निकल गया था बड़ा, एक बच्चा इसका 7 साल का 8 साल का, उसको वहीं रखा गया था कि भाई तुझे कहाँ साथ ले जाए। उसका नाम था अबैदुल्ला खान, अल्लाह ने उसको बचाना था। तो लड़कियां भी 2 वहीं रखी, एक लड़की इनकी पाकिस्तान चली गई थी, एक लड़की अभी जवान लड़की वहीं थी। ये वहां पहुंचे तारा पैलेस में। जब ये तारा पैलेस में पहुंचे तो इनको वहां ग्राउंड में खड़ा कर दिया गया, और ये 15-20 जो लोग थे, इनको कहा कि आप असला जो है अपना वो हमारे हाथ में दे, आप महाराजा के सामने पेश होने जा रहे हैं तो आपके हाथ में असला नहीं होना चाहिए। रूल है वो, ठीक भी है, सीनियर अफसर किंग के सामने जा, तो इनका असला छीन लिया गया, इनकी राइफलें छीन ली। थोड़ा और आगे इनको लिया गया तो इनके बाजू इनके बांध दिए। वहां इनको शक हो गया कि हमारे साथ दगा हो गया। इन्होंने बड़ी कोशिश की लड़ने की, लेकिन चारों तरफ से फौज ने गया, बाजू बांध के इनको बीच ग्राउंड में खड़ा कर दिया। राजा नहीं आया, रानी आई। रानी ने आके इनको एक नजर से देखा और फिर उट्टान की, और उसने अपना जो सिपाही था उसको कहा उड़ा दो। और वो जो है सबके सबके ऊपर तलवारें लेके हाथ बंधे हुए थे, बड़े तगड़े लड़के थे, पठान लड़के। ये कहानी किसने बताई? ये कहानी सारी दुनिया को पता है, ताया जी जिंदा रहे ना सारी कहानी बताने के लिए। वो फिर उधमपुर के लोग हैं ना जो बच गए, सारे थोड़ी मरे, कोई जो इक्का दुक्का बच के, जो आंखों देखा, जिन्होंने देखा अपनी आंखों से देखा। वो लाला शिवचरण, उसको भी पता है। लाला शिवचरण यूज्ड टू बी द लीडर, जो बाद में एमएलए बना ऑफ द अदर पार्टी, बाद में तो वो दोस्त भी बन गए। तो उसके लड़कों ने क्या किया, कोशिश की अपने बाप को बचाने की। उन्होंने बाप के आगे ढाल बन गई, बाप ने छलांग लगाई तारा पैलेस से नीचे, वो जंगल से भाग गया। लड़कों ने तलवारें खा ली, लेकिन बाप को सेव कर दिया। कर्नल साहब वहां से दौड़ते दौड़ते ऊपर एक गंगेड़ा एक जगह,
वहां गंगेड़े में पहुंचे। गंगेड़े में वहां मुस्लिम राजपूत रहते थे, उनको चंदेल कहते हैं। उन्होंने इनको वहां पनाह दी। चंदेलों की भी वो बड़ी मजेदार कहानी है कि वो दे क्लेम टू बी डिसेंडेंट फ्रॉम द महाराजा चेन्नई, और वो किसी वक्त में वो हिंदू थे, लेकिन वो बाद में मुसलमान हो गए थे। कैसे? मतलब कन्वर्टेड टू इस्लाम। अच्छा। लेकिन जब 47 हुआ, अपनी जान बचाने के लिए वो फिर हिंदू बन गए। अच्छा। तो वो जब जत्थे आने लगे कि भाई तो हमको खाना खिलाओ, ये खिलाओ, हमने आज इतने मुसलमान मारे, तो लेकिन उन्होंने कर्नल को बचा के रखा, उसको छुपा देते थे। फिर 47 खत्म हुआ, शेख साहब आए, शेख साहब ने कर्नल पीर मोहम्मद को भी साथ लिया। फिर आर्मी आई, फिर उधमपुर बाजार में पहुंची तो मुसलमानों को कहा आप डर के बाहर निकलो, अब आप निकलो, वी हैव कम, मतलब लॉ एंड ऑर्डर वाज रिस्टोर्ड बाय शेख साहब। तो उसमें कर्नल साहब फिर नीचे आया, तो उसे कर्नल ने कहा कि मेरे बच्चे सारे मर गए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने गांव में ही जाके बैठूंगा। गांव की जमीनों पे सब पे कब्जा, हमारी जमीनों पे कब्जे हो चुके थे, लोगों ने पीछे कब्जे कर लिए थे। लेकिन लोग भी कुछ अच्छे ही थे, आप ये समझो, जिन्होंने वहां जब ये ताया जी पहुंचे, उनको हम ताया जी कहते प्यार से, तो इनका घर जो है वो खाली कर दिया, ये अपने घर में बैठ के आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने, चाहे वो ब्राह्मण थे, चाहे वो राजपूत थे, चाहे वो शेड्यूल, सबसे पहले शेड्यूल कास्टों में माशे होते हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनें दी कि नहीं जनाब ये आप ही की ज़मीन है, आप ही चलाओ, तो छोड़ के उठना शुरू हो गए। और ऐसा नहीं कि किसी ने इनकी फिर बाद में ज़मीन रखी हो, वहाँ के लोगों ने सारी ज़मीनें इनको, क्योंकि वो कत्लेआम में भी शामिल नहीं थे, एक्सेप्ट कि उन्होंने कब्जा कर लिया था, लेकिन कत्लेआम में भी वो नहीं थे उस गाँव के लोग। उन्होंने सारी ज़मीनें मेरे बाप को भी दे दी, ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान की भी ज़मीनें थी, असगर खान साहब के वालिद, वो भी दे दी। वो सारी ज़मीनें मतलब जागीर की थी, कोई 2000 कनाल के करीब ज़मीन थी, वो सारी सब बुजुर्ग, मतलब एक बड़े से 4 बड़े हुए तो 4 हिस्से हो गई ज़मीनें, तो 500-500 कनाल रह गए, तो फिर 500 से भी आगे हिस्से हुए, तो हमारे पास फिर उसी तरह हिस्से में 100-200 कनाल रह गई, 200 किसी के पास है 200, लेकिन अभी भी हमारी वहाँ ज़मीन है। तो वो जो बच्चा था ना उनका, अबैदुल्ला खान, उसको भी इन्होंने फट मारे थे, 3-4 फट, समझे, तलवार से मारे, तो वो गिर गया, एंड दे थॉट ही इज डेड। तो जब वो आए, उसको बलवाई जो लोग आए और उस सबको देखने लगे कि कोई जिंदा तो नहीं, तो वो बच्चा ऐसे एक्ट किया उसने जैसे ही इज डेड, खून तो निकल रहा था, तो वो उसको जिंदा ही छोड़ के जो है चले गए। लेकिन जहाँ ऐसी कहानियां हैं बलवाइयों की, तो वहाँ अच्छी कहानियां भी। एक पंडित, एक पुजारी जो है वहां रात के टाइम पे गुजरा, उस पुजारी ने उस बच्चे को जिंदा पाया, जनाब उसने उसकी पट्टी शट्टी की, उसको बच्चे को उठा के ले गया। वहीं से नीचे एक जगानू, एक जगह जहाँ एयरफील्ड है, वहां का रहने वाला पंडित था, वो अपने घर ले गया कि देख कितना खूबसूरत बच्चा है, कत्ल मार दिया, हमको बचाना। तो वो पट्टियां वट्टियां उसने की, उसने उसको छुपा के रखा। फिर जब शेख साहब वगैरह आए ना वहां, तो वो उसको लेकर आया बच्चे को, तो उसने कहा ये बड़ा खानदान का बच्चा कोई लगता है, तो ये तो जो नाम लेता है, ये बड़े बड़े लोगों के नाम लेता, तो ये मर ही गया था, मैंने बचाया। तो इस तरह से वो बच्चा जो है वहां से ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान साहब के पास पहुंचा। वो पाकिस्तान जो ट्रेन जाती थी, उसने अपना नाम लिया रहमतुल्लाह खान साहब का, तो उसको और अपने बाप के पास जाने के बजाय वो पाकिस्तान पहुंच गया। उसको पता था मेरा बाप मार चुका है, देयर इज नोबडी। और फिर वो ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान साहब ने पाकिस्तान में पाला, और वो बाद में नेवी का चीफ बना, अबैदुल्ला खान। अल्लाह ने बचाना था उसको। सो दिस इज 47 फॉर यू। 47 एक शुरुआत थी, एक नई तब्दीली, एक नए ट्रांजिशन की। क्या ट्रांजिशन? एक नई तब्दीली आ गई। तो उस तब्दीली में एक अवामी, पहले तो शख्सी राज था, फिर अवामी राज आ गया। अवामी राज आ गया। तो लेकिन आपके खानदान का जो प्रोफेशन है वो तब्दील नहीं हुआ। आप यहाँ रहे या वहाँ रहे, आप तो सिपाहीगिरी में ही रहे। सिपाहीगिरी में रहे, मतलब देखिए वो हो नहीं सकता। हम लोग बिजनेस वाले लोग नहीं होते, नहीं कर पाते सर। जब हमने देखा कि हमारी फैमिली का रुझान जो है उधर ही रहता, सिपाहीगिरी की तरफ। तो क्या ऐसा भी हुआ कि एक ही कबीले के लोग, जब ये इलाका सरहदों में बट गया, एक सरहद के एक पास उधर आपके रिश्तेदार, हाँ, सिपाह, यहाँ इस तरफ सिपाह, क्या कभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कई जंगें हुई, क्या कभी आपने एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ाई की?
हाँ, ये मैंने सुना जरूर। क्या? वालिद जो थे, वालिद बाकी लोग फिर ये पुलिस में चले गए, डैडी उनको एसपी जम्मू थे। अच्छा तो ये बात है 65 की। अच्छा। तो आपको याद होगा या आपको पता होगा कि जोड़ियां का इलाका हमारा, छम जोड़ियां, छम जोड़ियों में डैडी वहां जो है वो पता लगा कि असला जो है वो थाने वाले जो है वो थाना खाली करके असला लेकर आ गए। तो सामने से जबरदस्त बमबारी हो रही थी और मेरे फादर जो है वो रिस्क लेके अपनी जीप पे लेके तो वहाँ छम जोड़ियाँ पे निकले। तो वहाँ पहुँच गए और वहाँ से किसी तरह बचते बचाते वो लेके वो असला जो है लेकर आ गए। और बाद में लोगों ने मजाकन कहा तुम कि वो जो वहाँ के रहने वाले लोगों, ये बात इसलिए गया कि पाकिस्तान में जोड़ियाँ तक जो तो इसका भाई जो है अलीम अफरीदी वो कमांडर था पाकिस्तानी आर्मी का। अच्छा। वो उस महाज पे। तो फिर वो बाद में फैमिली में बड़ा वो बात बाद में पता लगा कि वो सच भी है। अच्छा। कि डैडी यहाँ थे जम्मू में तो वो छम जोड़ियाँ में जो था ही वॉज द कमांडर ऑफ द पाकिस्तानी ट्रूप। तो बाद में बड़ा ये आपस में मजाक शजाक चलता रहा कि डैडी उसको कहता था कि मैं भी उसको देखता तो छोड़ता नहीं। तो वो उसने आगे से कहा कि नहीं बड़ा भाई था तो शायद मैंने लिहाज ही कर दिया। लेकिन 47 के बाद महाराजा सही सलामत थे। हाँ। तारा देवी भी सही सलामत थी, बाद में करण सिंह रेजिडेंट हो गए। तो कभी ऐसा मौका मिला जब आपने कोई कंप्लेंट की हो, कोई शिकवा किया हो कि देखो भाई हमने हमारे खानदान ने कई नस्लों से आपकी खिदमत की है, आपको कश्मीर रिटेन करने में मदद की? हाँ, नहीं तो गलगित हुंजा अस्करदू सारा जो ये इलाका ये तो पठानों ने ही फतह करके तो इनकी फौज के साथ मिला, इनकी स्टेट के साथ मिला, उसी के एवज तो मिला इनको ये सारा ये जागीर वगैरह दी मारा। कश्मीर में भी और जम्मू में भी? हाँ, दोनों जगह जागीरें दी। प्राइमरीली उसकी उसी के लिए दी थी जो ये गलगित तो हुंजा अस्करदू वगैरह वो सारा इलाका जो है ये तो कोई 8-10 साल रहे हैं पठान, उधर ही जाके लड़ते रहे, उधर ही लड़ते रहे जब तक पूरा वो इलाका आके मिलाया नहीं। ये तो वहां तक पहुंच गए थे। ले का जो आपके साथ जो इलाका पड़ता है ये वहां से चलते चलते वो ले के ऑलमोस्ट मुंह तक पहुंच गए थे इलाका लेते लेते। ये तो बाद में पाकिस्तान वाले, हाँ वो पाकिस्तान वालों की मैं एक बार बुक पढ़ रहा था कि जी हम जो है वो यहाँ तक पहुँचे, ले तक हम पहुँच गए लेकिन हमें कहा पीछे हटो। आई डोंट नो वो किस कनेक्शन में बात कर रहे थे, लेकिन शायद वो बात कर रहा था उसी ब्रिगेडियर रहमतुल्लाह खान का लड़का बात कर रहा था। वो कहता मुझे इलाका सारा पता था क्योंकि मेरे बाप ने वो इलाका फतह किया, जिससे मैंने कहा शंग्रीला रिजॉर्ट बनाया। तो इससे कि मुझे उस पूरे इलाके की मेरे पूछने का ये मतलब था कि बाद में जब हालात सेटल हुए तब कभी आपके खानदान ने कभी इनसे महाराजा से बात, महाराजा से कहा कि शिकवा किया कि हमने तो नस्ल दर नस्ल आपकी खिदमत की है कश्मीर को रिटेन करने के लिए, तब भी आपने हमारे साथ क्या किया? आई डू नॉट नो, बट लेकिन इतना मैं जानता हूं कि महाराजा हरी सिंह हमारा पठानों का जरगा करता था और वो बुलाता था पठानों को और उस जरगे में जो है वो इनके झगड़े भी और फैसले भी और आपस में बातचीत करवाता था। लेकिन महाराजा खुद ही निकल के बॉम्बे की तरफ चला गया। मेरे रिश्तेदारों ने, मेरी फैमिली ने, मैंने नहीं कभी भी सुना कि इनमें से कोई गया हो या इवन ताया जिसका सारा खानदान कत्ल हुआ कि मैं जाके करण सिंह को जाके बोलूं कि मैंने इतनी सारे खानदान में आप लोग। लेकिन एक चीज जो मुझे लगती है कि उसके बाद से फैमिली ने महाराजा के किसी के खानदान के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखा और नफरत करते थे और शायद अपनी ही इज्जत में जीते हों कि पता तो उसको भी है कि क्या लोग इन्होंने क्या किया। देखें उसको भी उनको भी तो पता होगा, लेकिन करण सिंह से मुझे नहीं कोई याद, ना मैंने सुना कि कोई कर्नल जिसका सारे बच्चे मरे वो उठ के गया हो सकता कोई लेटर लिखा हो या गया हो कि जी तेरे खानदान में, लेकिन ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं, अभी पता नहीं कुछ नहीं। लेकिन खान साहब शिकवा तो है, शिकवा तो होना चाहिए। अगर शिकवा तो सच्चाई का शिकवा है ना,
वो तो सच है, जो उधमपुर में जो वाक़ा हुआ वो तो सच वाक़ा है। वो तो अगर महाराजा साहब के कोई भी नस्ल वाले अगर पता करना चाहें तो वो पता कर सकते हैं इस बात का कि बिकॉज जो कत्ल करके फिर बाद में डाले गए, तालाब सैला के साथ एक फॉरेस्ट का एक ऑफिस है, वहाँ कुआं था, वो मार मार के जब वो मर गए ना, बड़े वाले सब मर गए, तो फिर दे रैन ओवर दैट, वो जो फोर्ट बनाया था, तो सबको उसमें कत्ल हुआ, जिसमें मैंने कहा वो छोटा बच्चे को भी मार दिया। तो बेटी उनकी ने तो कुएं में छलांग लगा के खुदकुशी कर ली। अच्छा। और एक मेरे रिश्तेदार की तो मेरे बड़े बुजुर्ग की तो वाइफ भी जो है अगवा करके ले गए थे, उसके बाद उसका आज तक कोई पता नहीं लगा। वो हाय हमा की थी। खान साहब, हम तो आपके खानदान की दास्तान में ही रह गए, आपकी अपनी कहानी तो रही भी। मेरी कहानी छोटी सी मुख्तसर सी कहानी, इतनी भी मुख्तसर नहीं है कहानी मेरी। बनना कुछ चाहता था, बन कुछ गया। दलपतियां से सफर हुआ शुरू, उसके संगमेल क्या थे? What were the milestones? सच में आपसे बोलूं तो रेडियो और टेलीविजन और इस चीज से बड़ी रुचि थी मुझे। आर्ट और कल्चर से बहुत प्यार था मुझे, और शायद उसकी वजह ये थी कि शायद वो फादर का खून ही वहाँ आया था, अफरीदी खून नहीं आया था, यूसुफजई खून आया था मदर की तरफ से। अच्छा। यूसुफजई आर कंसिडर्ड टू बी माइल्डर एंड एजुकेटेड टाइप ऑफ पीपल। तो मदर मेरी जो है वो अपने कॉलेज के ज़माने में भी ना अपने प्लेज वगैरह करती थी, राजा हरिश्चंद्र और नूरजहाँ और ये रोल करती थी। वो अच्छी एजुकेटेड औरत थी। उन्होंने एक बार इलेक्शन भी 72 का इलेक्शन भी लड़ा था। कहाँ से? जम्मू सिटी से। अच्छा। 2 पत्ती उनका, मैं तब यूनिवर्सिटी में था, लॉ कर रहा था। 2 पत्ती उनका निशान था। अमृत मल्होत्रा था कांग्रेस का कैंडिडेट। हाँ, अमृत मल्होत्रा याद है ना आपको? वो तब जनसंघ होती थी, दूसरी तरफ जनसंघ होती थी। उस वक्त उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था एज एन इंडिपेंडेंट। शुरू में तो उनको कहा गया था कि आपको हम कांग्रेस की टिकट देंगे, चलो वो दूसरा एक वाक़ा। बाद में उनको असल में वुमेन विंग की वो हेड भी बनाई गई जम्मू प्रोविंस की, और वहाँ शहीदी चौक में जो ऑफिस है वो वहाँ बैठती थी वुमेन के हेड भी। थोड़ी देर ही रहा उनका वो सफ़र, 3-4 महीने इलेक्शन में, उनके 5-6 महीने उन्होंने काम किया, और फिर उनको एक वो धूप में घूम रही थी बख्शी नगर की तरफ, और उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ। अच्छा। और बस उसके बाद तो वो गिर गई, और उसके बाद तो फिर वो बिस्तर पे ही पड़ी रही। उसके बाद सब पॉलिटिक्स वगैरह ख़त्म हो गई। तो मैंने शायद वो जो आर्ट और कल्चर मेरे में आया वो मदर से आया। तो मैंने रेडियो में बहुत प्ले किए, स्टेज के ऊपर बहुत काम किया। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊंगा कि रेडियो का जब मैं, अब रेडियो वॉइस था जब मैं, तो ये वो वक्त था जब रेडियो को बड़े शौक से वो रात को विविध भारती, वो आता था रात को विविध भारती का प्रोग्राम है, अब आप फलाना ड्रामा सुनिए। तो मेरे सीनियर आर्टिस्ट होते थे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अच्छा। आज के अहमद जो, और बड़ी खूबसूरत उनकी आवाज़ थी, यानी मैं बड़ी उनकी आवाज़ का बड़ा दिलदादा था। अभी पिछले दिनों उनका एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बड़ी शेर व शायरी और बहुत, पता नहीं आपने वो इंटरव्यू देखा? अरे बड़ा गजब का इंटरव्यू हुआ कि उर्दू के ऊपर उनको कितना अबूर है। और मैंने आपसे कहा ना कि उनकी लैंग्वेज बड़ी खूबसूरत है आपको। तो वो ड्रामा A क्लास थे, मैं B क्लास था, वो A क्लास वाइज थे, यानी उनको कोई 1200 या 1300। ये वो टाइम है जिस वक्त डायबिटीज़ के वो बड़े मशहूर डॉक्टर थे, बड़े सोशलाइट थे, और लोग उनको, उनके इंटरव्यू ज़्यादातर सेहत के ऊपर हुआ करते थे। बड़े अच्छे डॉक्टर थे वो। तो बाद में पॉलिटिक्स में आए, वो किस्मत की बात है। वो कोई इतने पोलिटिकल माइंडेड भी नहीं है, बड़े सिंपल लाइफ के, और बड़े अच्छे दोस्त हैं, आज भी दोस्त हैं वो, आज भी दोस्त हैं। और अभी उनके बेटे की शादी हुई तो मैं गया था, उन्हें ख़ास तौर पे बुलाया था। तो डॉक्टर साहब भी गए थे और हम दोनों इकट्ठे गए थे। और उसमें वो मेरे साथ आर्टिस्ट हुआ करते थे रेडियो में। रीता जितेंद्र थी, बड़ी मशहूर शख्सियत रही। वो एडलिन रूही थी, बड़ी मशहूर हुआ। नसरीन फिरोज थी, और ये बड़े जेसी भारती, और ये सी परवाना, विष्णु भरद्वाज प्रोड्यूसर होते थे,
ड्रामा के, मैं जम्मू रेडियो स्टेशन की बात कर रहा हूँ। फिर वहीं से इन्होंने हमको स्टेज से मुतारफ़ किया। और आपको पता है कि मेरा इतना उसकी तरफ रुझान था, गाना भी मैं गाता था। आपने कई बार मेरा वीडियो देखे होंगे, मैं गाने गाता हूँ। मेरे जो फेसबुक के फ्रेंड हैं वो मेरे गाने सुनते हैं। मैं कभी रिकॉर्ड करके कोई गाने उनको सुना देता हूँ, या कहीं शादी में जाते हैं तो कहा जाता है कि लाली खान एक गाना सुनाओ यार, तो गाना भी सुना देता हूँ। तो गाना तो शौकिया गाता हूँ, लेकिन बेसिकली आर्टिस्ट अच्छा था रेडियो टेलीविज़न का। कि मुझको 76 में पूना फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गई थी एक्टिंग कोर्स के लिए। लेकिन जनाब वहाँ जो है मेरे बाबा का, मेरे अब्बू का जो रूप है वो सामने आया जब उनको पता लगा कि मैं तो रेडियो से, मेरी वो माँ के साथ चोरी में जाता था ड्रामे में। अब ये एडमिशन के मैंने पैसे मांगे, तो ये टाइम है जब मेरे वालिद जो थे तो उन्होंने कहा कि भाई साहब तुम पठान लोग हो, ये भांडों का काम है, ये नाचना ये भांडों का काम है, ये पठानों का काम नहीं। चुप करके भर्ती हो जाओ, एक पैसा नहीं दूंगा इस काम के लिए। तो मतलब जब अब फादर ना पैसे दे, माँ बेचारी तो हाउस वाइफ थी और पैसे तो फादर ही देते थे, तो जनाब उस वजह से मेरा वो ख्वाब जो है अधूरा रह गया। लेकिन शौक़ मुझे हमेशा रहा। और फिर पहले मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गया। अभी KPS का फॉर्म भी भरे थे, लेकिन सब इंस्पेक्टर के फॉर्म लगे तो मैंने फॉर्म भर दिया। तो 79 में फारूक खान मेरे कज़न, वो, मैं, शेख महमूद अहमद, तो विजय सिंह समयाल वो भी बाद में DSP बना। तो हम लोग जो है वो भर्ती हो गए, सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गए। उसमें मैंने कुछ सर्विस भी की, 2-3-4 साल सर्विस। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज फिलौर से हमारी ट्रेनिंग हुई थी एज ए सब इंस्पेक्टर। बड़ा टफ था वहाँ ट्रेनिंग करना। और फिर वापस आके मैंने एज सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक में भी काम किया श्रीनगर में। और बुद्धल का SHO था मैं 1 साल रहा नौशहरा का SHO। ट्रेनिंग जो मैंने की, जो 2 साल की ट्रेनिंग जो प्रोबेशन की, वो मैंने पुंछ में की थी। और पुंछ में वो ट्रेनिंग के बाद फिर मैं बुद्धल का SHO रहा। जो मैं नौशहरा के SHO के बाद बुद्धल का SHO गया, तो तब तक वो KPS का मैंने जो एग्ज़ाम दिया था और उसमें मैं मेहनत करता, इतना कोई पढ़ने वाला नहीं था। और मैं वो अपने साथियों को भी, दोस्तों को भी कहूँगा, और जो मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं उनको भी कहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं कि आप बड़े पोजीशन होल्डर होने चाहिए कोई काम करने के लिए, कि बड़ा जो लायक ही हो वही बच्चा जाता है। आपको पता है मेरे वालिद साहब ने, जिस वक्त मैं 2nd डिवीजन में मैंने पास किया फर्स्ट ईयर का एग्जाम साइंस के लिए, तो मेरे फादर ही गेव अप ऑन मी। कहा कि अब ये इसकी ज़िंदगी में इसका कुछ नहीं बन सकता, या डॉक्टर बनते थे या इंजीनियर बनते थे। कहा ना अब ये इंजीनियरिंग के लायक है, डॉक्टर के। मेरे फादर ने मेरी पढ़ाई में दिलचस्पी छोड़ दी। उनको कुछ नहीं पता मैंने क्या किया, कब मैंने लॉ किया, LLB किया वहाँ से जम्मू यूनिवर्सिटी से, कब मैंने इम्तिहान दिया, कब मैं सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ, जब वो खुद भी सब इंस्पेक्टर भर्ती हुई। जब उन्होंने सुना मैं सब इंस्पेक्टर हूँ तो उन्होंने सोचा बहुत बड़ी बात होगी, सब इंस्पेक्टर भर्ती हो गई। लेकिन मैंने कहा कि वो कहते चलो शुक्र है कि कुछ हो गया, क्योंकि उन्होंने आर्ट और कल्चर उसमें तो जाने नहीं दिया लाइफ में। लेकिन मेरे फादर के लिए जो झटका था वो था मेरा KS क्वालिफाई करना और डायरेक्ट टीवी। आप यकीन करो, मैं आज ये इंटरव्यू में आपसे कह रहा हूँ, मेरे फादर रिटायर होके, हमारी जहाँ ज़मीन है उधमपुर मैंने जिक्र किया, वो वहीं बैठ के फॉर्मिंग कर रहे थे। उनको कुछ नहीं पता मैंने KPS किया। मैं सब इंस्पेक्टर था, पुंछ में ट्रेनिंग कर रहा था। और जनाब रात को जब लोग विस्की के पैक ढूंढते हैं थाने में, जो पीने वाले ज़्यादातर उस इलाके में, ख़ास तौर पे जम्मू साइड आपको पता थोड़ा ज़्यादा इसका, उस वक्त रात को मैं पढ़ता था। मेरी नाइट ड्यूटी होती थी, पूरी रात को मैं पढ़ाई करता था। दरवाजे बंद कर लेता था थाने के और पढ़ाई शुरू कर देता था। गोपाल शर्मा साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, बड़े अच्छे DGP हमारे रहे। आज वो सेहतमंद हैं माशाल्लाह, वहाँ हैं राजस्थान में। अभी मेरे बच्चे की शादी थी राहत की, तो वो आए हुए थे इतनी दूर से, वो मेरे SSP थे। तो उन्होंने मुझको कहा कि SHO को कहा कि इसको तंग मत करना, इसको पढ़ने दो रात को। फिर उसी ने मुझे छुट्टी दी। 4 महीने पढ़ा हूँ मैं सूद साहब, सिर्फ 4 महीने डट के। तभी मैं कहता कोई पोजीशन शीशन होने की ज़रूरत नहीं। अब 2nd डिवीज़न के भी पास हो, मेन टाइम में
जो सही जगह के ऊपर डंके की चोट लगाओ और उस ऊपर डट के पढ़ो, वो मैंने महसूस सब 4 महीने डट के पढ़ा हूं मैं, छुट्टी लेके, यानी 18 घंटे पढ़ा, 16 से 18 घंटे पढ़ा, सारे पेपर पार जो है मैंने की। एंड इट वॉज ए शॉक फॉर माई फादर जब मेरे चचा उधमपुर में गए, मेरे बाप को जगाया और कहा जी लड़का आपका जो है डीएसपी हो। कहते तू झूठ बोलता, कैसे हो गया डीएसपी? कल तक वो सब इंस्पेक्टर था। कहते जी वो केपीए, वो क्या होता है केपीए? कहते वो सिलेक्ट हो गया, उधमपुर ट्रेनिंग कॉलेज में आओ मेरे साथ चलो। मेरे वाले देखने के लिए मुझको कि ये सच है उधमपुर ट्रेनिंग कॉलेज में पहुंचे, और जब गेस्टेड ऑफिसर मेस में मैं वो ट्यूनिक श्यूनिक पहन के खड़ा था, तब इनको देख के इनकी नजर पड़ी शफकत वटाली पे, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। सुनील शर्मा आईजीपी रिटायर हुआ, उस पर नजर पड़ी। मुनीर खान भी इनको नजर आ गए, मेरा कजन ही है। तो मुनीर खान नजर आए, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम को कहा कि लाली कहाँ है? तो बोले कि वो लाली वो है। तब मुझे आके मिले, और उस दिन के बाद मेरे वालिद की, पहले तू करके बोलते थे, लेकिन उस दिन से मेरे वालिद की जो है ना जुबान बदल, आप करके मुझसे बात कर रही। उस समय मैं बड़ा हैरान हुआ। पहले उनका चलता था तुम भी नहीं, तू ये तो तू हो। कहते हैं अच्छा आप डीएसपी हो गए, अच्छा माशाल्लाह ये तो सही है, आप तो ऑफिसर बन गए, आपने ये किया कि आप पर आगे। मुझे भी लगा कि चलो यार कुछ किया ही है मैंने। तो ये है दास्तान जनाब। तो उसके बाद जब आपके केपीएस में आ गए तो पहली पोस्टिंग आपकी शायद लद्दाख में रही ना? मेरी पहली पोस्टिंग जो है ट्रेनिंग करने के बाद डीएसपी ट्रैफिक कश्मीर आया। अच्छा। इसी से तो मेरी कश्मीर से वाकियत हुई। अच्छा। इसी से के जरिए तो मैंने कश्मीर में शादी की। मैं कवारा जो है डीएसपी ट्रैफिक कश्मीर आके लगा, और वो भी बड़ी मेहरबानी एक डीजीपी हमारे की। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो जम्मू वाले जम्मू ही सर्विस करना चाहते हैं, कश्मीर वाले कश्मीर ही करना चाहते हैं। मैं तुमको पहली पोस्टिंग के ऊपर कश्मीर भेज रहा हूँ, तो ताकि तुम्हारे लिए जम्मू कश्मीर दोनों बराबर रहें, खुले रहें। जनाब इतनी मुश्किल होती थी मुझे, लैंग्वेज मुझे उस वक्त अब आती नहीं थी, और जो आता था वो इसरार खान पढ़ के यही समझता था कि मुझे कश्मीरी आती होगी, वो शुरू हो जाता था। और वास्ता आपका ड्राइवरों के साथ भी पढ़ना है, बस ये था वो। तो मुझे समझ में, मैं कह रहा हूँ ठहरो, सुनो, मैं इसरार खान हूँ, कश्मीरी नहीं आती। तो जनाब ये वो किस्सा होता था। और वहाँ लाली का किस्सा भी एक दिन आया। अब मैं डीएसपी ट्रैफिक इसरार खान का बोर्ड लगा के बैठा हूँ, तो जनाब जम्मू के कुछ लोग जो थे वो गाड़ियाँ विदाउट नंबर प्लेट गाड़ियाँ लेके आपके शहर में आ गए। अब जब वो जम्मू से चल रहे थे, उन्होंने किसी ने उनको कहा कि देखो अगर तुम वहाँ पकड़े गए, अभी गाड़ियों के नंबर प्लेट नहीं है, तो वहाँ लाली खान का नाम ले लेना। लाली खान वहाँ लगा हुआ डीएसपी ट्रैफिक कश्मीर का, तो तुम जो है उसमें कहना हमारा खास है, तो वो ट्रैफिक वाले नाम से ही तुमको छोड़ देंगे, क्योंकि सबको पता कि लाली खान जो है इसरार खान जम्मू का रहने वाला। तो जनाब इनकी गाड़ियाँ जब्त हो गई। ये वहाँ ये पोलो ग्राउंड के पास हमारा वहाँ होता दफ्तर होता, और मेरे एसएसपी थे खालिद दुरानी, वहाँ मरहूम पूरे हो गए, बड़े अच्छे ऑफिसर थे, बड़े ग्रेट पठान, दुरानी पठान थे। तो जनाब वो बाहर आ गए, तो वो गाड़ियाँ बंद कर दी। तो मैंने कहा कौन है? तो मेरा हाजी गुलाम रसूल, मेरे बाद में एसपी रिटायर हुए, मैं डीटीआई थे। हाजी गुलाम रसूल आया तो कहा जनाब ये जनाब कोई जम्मू के आए हैं, कुछ 4 गाड़ियाँ हैं जनाब, बगैर नंबर अपनी गाड़ी पे, ये कहते हैं जनाब कि वो लाली खान हमारा कोई ट्रैफिक है। मैं समझ गया, वो तो मेरी तरफ देखे, मैंने को कहा अच्छा इनको अंदर आने दो। सो साहब ये सच बात है, आप सोचेंगे कि मैं किस्सा सुना रहा हूँ। वो आगे अपनी बीवियाँ भी, लड़कियाँ भी सारे आगे। मैंने, आप वो जम्मू के लोग थे, मैं जनाब कुर्सियाँ लाई, चाय वाय, मैंने को कहा आपको पता श्रीनगर में बड़ा दस्तूर है ये आपका केक शेक साथ खिला, तो केक और चाय बड़ी मशहूर है, तो केक शेक आ गई। तो मैंने उनको कहा कि भाई क्यों गाड़ियाँ तुमने लाई? तो वो मर्द बोले जनाब गलती, औरतें भी बोले जी हमारी गाड़ी जब्त नहीं। मैं कहा अच्छा फिर मुझे बताएं कि आपके कौन दोस्त है? जनाब लाली खान साहब हमारे बड़े दोस्त। मैं कितने दोस्त हैं तुम्हारे? जनाब जबरदस्त दोस्त हैं जनाब, बड़े कट्ठे खाते पीते हैं। अब खाते और पीते, अब जम्मू वालों जब बोले खाते और पीते हैं तो इशारा कहीं और हो गया। मैं कहा अच्छा कट्ठे खाते पीते हो?
खान साहब खाते पीते नहीं है लाली खान? हाँ जनाब वो थोड़ा बहुत कारी हो ही जाता है जनाब। मैं कहा फिर तो बड़े जबरदस्त हो। औरतें भी बोले हाँ जी। फिर मैं उठा, मैंने कहा 2-4 सुनाई मैंने और कहा मैं ही हूँ लाली खान। और भाई नहीं जनाब गलती होगी। मैं कहा इसरार खान भी मैं हूँ, लाली खान मैं कब खाता पीता हूँ तुम्हारे साथ, कभी देखा नहीं आज तक मैंने। और जनाब माफिया मांगने लगे, जनाब गलती होगी। मैंने कहा खाना तो ठीक है, ये पीना कहाँ से आ गया? तो फिर माफिया मांगने लगे, कहने लगे नहीं जनाब हमको यही कहा था, वो गुरुनाथ बाजार बाउल में गाड़ी है तो वहाँ जाके लाली खान का नाम ले। तो जनाब ये मेरी इंट्रोडक्शन थी कश्मीर में। तो मैं कश्मीर में आया और फिर ये जो घर है जिसमें हम बैठे हैं, ये बरज़िले का, ये मेरे वालिद साहब के टाइम पे ये घर नहीं था, लेकिन मेरे वालिद साहब ने ज़मीन लेके रखी थी जब वो एसपी थे। हाँ वो एसपी थे, तो उन्होंने ज़मीन लेके रखी थी। उन्होंने मेरी कहा किस्मत के मैं इतनी जगह जो है ले सकूँ। ये उस वक़्त में बड़ी ही कोई 200-250 रुपये कनाल के हिसाब से वालिद ने तो 5-6 कनाल ज़मीन लेके रखी थी। तो बाद में फिर मैं जब सिक्योरिटी में आया तो मिलिटेंसी शुरू हो गई थी, तो मेरा मकान एक विंटर में जल गया। आप समझ ही गए होंगे, मैं भी समझा यार, मेरे टेंटों ने जलाया या किसने जलाया, लेकिन घर सारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो फिर मैंने ये उन दिनों 1998 में फिर ये जो है मैंने ये मकान खड़ा किया। उसके बाद आप लद्दाख चले गए और लद्दाख के बाद फिर वापस वापस हाँ। तो वो जो दौर था वो दौर एक बड़े ट्रांजिशन का दौर था, बड़ा जबरदस्त होता है। और आपकी पहली पोस्टिंग इफ आई रिमेम्बर करेक्टली कश्मीर में लद्दाख से वापसी के बाद कोठीबाग। कोठीबाग, हाँ। और कोठीबाग बहुत निहायत ही इम्पोर्टेंट पुलिस स्टेशन है, पुलिस सब डिवीजन है। हाँ। क्योंकि ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर का फोकस रहता फोकस है। है। यहाँ सेक्रेटरी भी इसी के मातहत हाँ। है, एजी ऑफिस भी, हाई कोर्ट भी, हाँ। प्रेस कॉलोनी भी, राजभवन भी, सब कुछ इसी में आता है। तो लाल चौक भी, बादशाह चौक भी। तो ये वो तो बड़ा इंटरेस्टिंग उस वक्त तो माइसोमा थाना, कराल खोट भी, हबाकदर तक ज्यूरिस्डिक्शन थी, और यहाँ से ज्यूरिस्डिक्शन वही हारवन और ऊपर वो थी, और यहाँ से ज्यूरिस्डिक्शन थी आपकी पंथा चौक तक। तो अब तो मालिक हो गए। हाँ, तो करीबन हाफ ऑफ द टाउन जो था वो एसडीपीओ के पास था, और अपने सामने मिलिटेंसी होता देखी, वो ट्रैफिक तो वो कहानी बता दीजिएगा, वो आपने क्या देखा? वो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कश्मीर का, क्योंकि आप गवर्नेंस स्ट्रक्चर से थे। बड़ा बुरा वक्त देखा। मैं ये कहता हूँ जी कि आप ये समझेंगे बेहतरीन जो दौर था, वो बेहतरीन दौर था कि वो जो डीएसपी ट्रैफिक के तौर पे था मैं, और मैं 85 और 86, 87 तक मैं डीएसपी ट्रैफिक था। ये डीएसपी ट्रैफिक 87 का वो दौर भी है जब आपको याद है वहाँ मुझको वहाँ जाना पड़ा, क्योंकि मैं रूरल कश्मीर का था डीएसपी। तो मुझको ले तक जो था वो मेरा एरिया था जो ट्रैफिक। बिल्कुल। तो वो आपको याद होगा कि वहाँ वो गुमरी के ऊपर बहुत बड़ा तूफान आया था, इसमें वो गाड़ियाँ वहीं रह गई जाड़े में। तो मुझे जनाब को उन दिनों 2 महीने उस -30 डिग्री पे मैं कैप्टन मोड़ के ऊपर तक जाता था, और रहता था कहाँ में, नीचे डाक बंगले में सोनमर्ग में, और फिर रोज़ मैंने चढ़ के आर्मी के साथ जाना रेस्क्यू करने। और 2-2.5 महीने मुझको हमको लगे जब हमने वो जितनी भी वो लाशें थी वो सब रेस्क्यू किया। 30-35 थी। हाँ, ज़्यादा ही लोग मरे थे, ये 110 के करीब 110 के करीब मरे थे। मरे। तो हुआ क्या था उस वाक़ा? वो वाक़ा यूँ हुआ था जी कि सडनली बर्फ़ आ रही थी बहुत जल्दी। अच्छा। ये अक्टूबर नवंबर में ही वो बर्फ़ आ गई थी, और किसी को आइडिया नहीं था कि बर्फ़ आएगी, तो गाड़ियाँ ऊपर से आ रही थी। तो कैप्टन मोड़ से भी ऊपर जैसे ही हम वो उतरते हैं वो गुमरी से के पास से, तो गुमरी से नीचे उतरते एक छोटा सा रास्ता था, तो एक पेट्रोल का टैंकर उलट गया। अच्छा। स्लिप हुआ, बर्फ पड़ती थी और उलट गया। उसने पूरा जो रास्ता था वो पूरा बंद कर दिया, रास्ता पूरा बंद हो गया, और ऊपर से बर्फ पड़ना शुरू हो गई। अब सबने इंतजार किया, गाड़ियों में रुक गए और बैठ गए सारी दुनिया। हमारा पुलिस वाला ही मर गए थे काफ़ी लोग, वो ट्रेजरी के इंस्पेक्टर था और उसके, तो ये वेट करते रहे पूरी रात, तूफान की बर्फ पड़ती है, और सुबह तक वो ऐसी बर्फ पड़ी कि सारे के सारे वहीं जम गए। मतलब पूरी का पूरा जो है वो भर गया, और बाद में अवेलांचेस आए, और अवेलांचों में जितना जो ट्रैफिक था वो सारा जो फंसा हुआ
सारे के ऊपर से बर्फ गुजर के चली गई, गाड़ियां सब नीचे उसके दब गई। कुछ गाड़ियां नीचे चली गई, नीचे नाले में चली गई, और कुछ गाड़ियां जो है वो नजर ही नहीं आ रही थी। आप ये समझो कि 100 गाड़ी ऐसी थी, 100-110 गाड़ी ऐसी थी जो आपको दिख ही नहीं रही थी, क्योंकि ऊपर से बर्फ अवेलांच पड़ के वो जो था पूरा एरिया उन्होंने बिल्कुल प्लेन कर दिया था। आपको ना रोड नजर आ रही थी, आपको पहाड़ दिख रहा था, और फिर आपको वो सारी रोड खोदनी थी और फिर गाड़ियां निकालनी थी, और जो लोग थे वो उसके अंदर ही रह के अंदर ही मुंजमिद होके मर गए थे। और बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी वो। तो हम 87 था या 88? 87 अक्टूबर की बात, नवंबर नहीं अभी आया था, वक्त से पहले आया। उसके ऊपर मुझे फिर प्राइम मिनिस्टर्स वो मेडल भी मिला था, रिवॉर्ड शॉट भी मिला था वो रेस्क्यू करने के लिए। तो आपने कितने लोग जिंदा वहां से निकाले? मैंने कम से कम मुझे लगता है कि 100-150 के करीब लोग मैंने जिंदा भी निकाले। कुछ थे जो खुद चलना शुरू हो गए, बड़ा अच्छा उन्होंने किया। तो जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता रहा तो मैंने यंग लड़कों की देखी टोली, बुरी हालत, बर्फ में बर्फ, लेकिन वो आ रहे थे, ऐसे दिख ही कुछ नहीं रहा था, धुंध ही धुंध थी। तो धुंध में मुझको वो आते हुए दिखाई दिए। फिर हमने उनको चाय देनी, सामान देना, कुछ ना कुछ, और कहा इसी रास्ते तुम नीचे चलते रहो। फिर एक स्टेज पे जाके सब लोग बंद हो गए, और फिर हमको एक गाड़ी का मुंह नजर आना शुरू हुआ। फिर हमने क्रेनें ली, वो उसी तरह डोजर पहुंचे, पर आपको पता है इन सब चीज़ों को टाइम लगता है, हम इतनी जल्दी तो रेडी होते नहीं हैं। हमारे डोजर आने में, आर्मी की टीमें आने में, इनको जनाब 2-2, 3-3 दिन लग गए। अगर वो वक्त के ऊपर सब उसी वक्त पहुंच जाते, उस वक्त ही आ जाती, उसी वक्त जो है वो सब टीमें आ जाती। हम हर चीज़ में बहुत स्लो है, हमको कोई भी ट्रेजेडी हो जाए उस पर जागने में, उसको सेट करने में दिन लग जाते, तो शायद जनाब काफ़ी लोग बच जाते। वो स्टिक देखिए ना, एक रास्ता हमको मिल गया कि एक ट्रक का, मुझे आज भी याद है कि एक ट्रक का रेड कलर का उसका जो अगला वो बोनेट था वो हमको नजर आया, तो हमें पता लग गया ये रोड है, ट्रक का एक हिस्सा दिख रहा। फिर हमने उसी को पकड़ लिया। अब उसी रोड को हम साफ करते करते आगे जा रहे हैं, तो एक ट्रक निकल आया, फिर अगला निकल आया, तो रास्ता आपको मिलता जाता है। लेकिन जनाब ये काम करने के लिए आप हाथों से थोड़ी काम कर सकते। ट्रस्ट मी, ट्रैफिक पुलिस, आप पता कर लें बेशक किसी से भी, ट्रैफिक पुलिस वाज द फर्स्ट पुलिस पार्टी टू रीच ऑन स्पॉट। वहाँ कोई नहीं अभी आया, ना कोई आर्मी, ना कोई सीआरपी, ना कोई बीएसएफ, ना सबसे पहले ट्रैफिक वाले। हमारी जान बची होती थी, ट्रैफिक के साथ हमारा राब्ता था, हमको पता था ये हम पे डिपेंड करते हैं, हमारे ऊपर ही आएगी। तो सबसे पहला जो 8-10 लोगों को लेके जो चढ़ा वो हम ट्रैफिक वाले थे, और फिर थाना पुलिस वाले लोग। ये बाद में आए जो कि फिर वो खोजी भी आए, वो स्टिके भी लेकर आए, फिर तो काफ़ी लोग आना शुरू हुए। लेकिन फिर भी वो आते आते भी जनाब बड़ी स्लो काम हुआ, मतलब इस सारे काम को महीनों लगे। हाँ। तो ये जो मुंजमद जो लाशें थी वो बाद में कब रिकवर हो गई? बस जो हम आगे जाते जाएं, एक दिन में 4 गाड़ियों की जगह करें तो 4 गाड़ियों के दरवाजे खोलें तो अंदर मुंजमद लाशें मिले, और किसी जगह पे कोई जिंदा भी मिले मरने वाली हालत में, उसको उठा के लाएं। अब हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, ऐसे ही ऊपर से चक्कर लगा रहे हैं, जा रहे हैं। बाद में फिर जाके जो है जो कुछ लोगों को फिर हेलीकॉप्टर ऊपर तो उतरा ही कोई नहीं, नीचे जो हमने लाए उनमें से वो कुछ को रेस्क्यू करके हॉस्पिटल में ले गए। मोस्टली जो गाड़ियों के अंदर थे वो मर चुके थे। हम जूं जाते थे, जिस गाड़ी का दरवाजा खोलते थे वो भरा हुआ। कश्मीर की ट्रेजेडी का पहला बाब था आपके करियर में? मेरे लिए पहला बाब था ये, जहाँ मैंने इतनी मौत देखी और इतने बबसी से कि मैं उतने दिन रहा भी। अब हमारे पास ट्रैफिक वालों के पास क्या हथियार है? गैंती बेल्चा, और क्या था हमारे पास? तो देखो आर्मी है, तो इनके पास होते हैं, फायर ब्रिगेड वाले होते हैं इनके पास। तो ये मेरा वो पहला था। अब वो 87 खत्म हुआ तो जनाब वो 88 में वटाली साहब के घर के ऊपर अटैक हो, वो याद है आपको? बिल्कुल याद है। अच्छा, उस वक्त भी मैं वहाँ सिटी में था, ठीक है। और उस वक्त मैं था उस वक्त डीएसपी डीआर होता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन इंचार्ज वो था। तो मुझको वहाँ जाना पड़ा, और मुझको वो जाके तो मैं भी गया देखे, तो पहली बार हमने क्लैशनिकोव देखी, AK-47 जो वहाँ पड़ी हुई थी, वो पहली राइफल थी जो वहाँ बरामद हुई है, पता ना आपको? वो फर्स्ट थी, उसमें किसी ने नहीं देखी हुई थी।
तो वो इजाज डाब जो है वो लड़का मर गया था वहाँ, उसकी वही लाश थी। और पहली राइफल जब फिर जनाब उस राइफल को देखने दुनिया आए, आर्मी भी आ रही है देखने, CID भी आ रही है, रॉ भी आ रही है, ये भी आ रहे हैं, राइफल की बरामद हुई। वो पहली बार पता लगा कि तुम 303 से लड़ रहे हो, उनके पास तो AK-40, उसको कुछ क्लैशनिकोव कहते थे कि वो तो क्लैशनिकोव से लड़ रहे हैं, वो कहीं देखी नहीं थी वो। फिर जनाब उसके बाद क्या हुआ, मुझको ले में एजिटेशन हुई। ले एजिटेशन हुई तो जनाब उसको गवर्नमेंट उसको क्रश करना चाहती थी एजिटेशन, जम्मू कश्मीर की सरकार। हाँ, तो ले एजिटेशन के लिए वहाँ कमांडेंट एक भेजा गया, उसके साथ दो जो है वो भेजे गए, 2-3 कंपनियाँ भेजेगी। तो एक मुझको स्पेशली ये जो जिलानी साहब आपके DGP रहे हैं, उनकी मेहरबानी, वो बड़े वो उन्होंने जनाब मुझको स्पेशली उठाया, जैसे कि मैं बहुत बड़ा कोई सूरमा था, कि मुझे एक बटालियन से उठा के उस बटालियन में डाला गया जो ले जा रही थी। तो मुझे तो ऐसे ही लगा कि मेरे साथ जिद हो रही है, लेकिन नौकरी में करना पड़ता है। उनकी कुछ अपनी वजह रही होगी जानी साहब की, वो मैं उस पर तबसरा नहीं करना चाहता, बट आई न्यू द रीज़न। तो जनाब मुझको वहाँ पहुँचाया गया, उस बर्फ़ में जनाब मैं वहाँ रहा, और पूरी सर्दियों में जो है वो हम जो है वो उनके साथ डंडे वंडे चलाते रहे। हमें कहा जाता था वो गांव से आ रहे हैं तो ऊपर ही पकड़ लो, सांस आती नहीं थी, 2 कदम चलो तो आपकी सांस फूल जाती थी। पहली बार आप जिंदगी में गए थे, वो भी बड़े बुरे दिनों, वो विंटर मैंने कभी देखी भी नहीं ऐसी। अब शुक्र है कि वो 87 की मैंने विंटर देखी हुई थी, तो इसकी वजह से मैं डरा नहीं। जब मैं ले की विंटर आई, मुझे नवंबर अक्टूबर सितंबर अक्टूबर आया, तो मैं डरा नहीं। ये वो टाइम है जब आपकी 89 आ गया और 89, yes. हाँ, अब मिलिटेंसी आपकी स्टार्ट हो गई, JKLF आ गई है, और शहरों में जनाब गाने चल रहे हैं। लाल चौक जो है, जो मीर पान हाउस है, उसके सामने दुकान के ऊपर मिलिटेंट्स गन्स लेके खड़े, डर के मारे पुलिस का कोई जा नहीं रहा। तब ये आर्मी और BSF जो है कोई भी सामने अभी नहीं थी, अभी ये कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। ओपन सामने आंखों के आपको मिलिटेंट नजर आते थे। थाने में जनाब एक हेड कांस्टेबल जो थे कई, वो मिले हुए थे, तो वो जनाब नमाज पढ़ाते थे जबरदस्ती। वो सबको पता था कि ये मिलिटेंटों का आदमी है, जो ये हेड कांस्टेबल बोलेगा इसकी बात सुननी है। वो जबरदस्ती कहता था आप भी उठो नमाज पे, चलो आप भी, लंबी लंबी दाढ़ियां आ गई चारों तरफ से, चलो नमाज पढ़ो, सबको नमाज पढ़ो। हर आदमी दौड़ता था नमाज पढ़ने, ये सोच के कि मैं नमाजी ज्यादा बनूंगा तो बच जाऊंगा। मिलिटेंट सुनेंगे, उनको पता लगेगा बड़ा नमाजी है, परहेजगार है, तो बच जाऊंगा। जितने बदमाश थे, जितने शराबी थे, सब नमाजी बन गए, सब मुल्ला बन गए जनाब रातों रात। सारी जम्मू कश्मीर पुलिस ने दाढ़ियां रख ली, कोई इनको पूछने वाला नहीं, और हम बेचारे पंजाबी, हमको समझ ही ना आए। तो जनाब मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा आगे चला गया आपको बताने में। उससे पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, नुमानी साहब थे। तो नुमानी साहब को इस चीज़ का एहसास था कि इसरार को गलत हुआ, वो ADGP थे कि जी उसको ले भेजा इन्होंने और उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। तो जैसे ही उनके पास टेम्पररी चार्ज आया था जी DGP का, कोई 25 या 30 से, पहला ऑर्डर उन्होंने अपनी कार में, यहीं रहते थे पास में, वो पुलिस हेडक्वार्टर से निकल के वायरलेस के ऊपर मुझको SDPO कोठीबाग, और जनाब मुझको इतला आई कि तुम कोठीबाग के SDPO लगे हो। तो जनाब फिर मैं वहाँ से फटाफट मैंने बोरिया बिस्तरा गोल किया, तो जनाब मैंने कोठीबाग आके एज SDPO जो है ज्वाइन किया। और फिर मैं आपको किससे सुना रहा हूँ कि पहले दिन मैं निकला तो देखता हूँ उसके सामने मिमिक स्टूडियो होता था, मीरपान के सामने, उसके साथ वो था वो आइसक्रीम वाला, वो अभी नाम बताऊंगा मैं आपका, सरदार थे, हाँ, अरीना वाला। तो वो जनाब मैं देखता हूँ तो उधर मिलिटेंट खड़े घर लेके, और मुझको हवालदार कहता उस तरफ मत देखो। कहता हूँ मिलिटेंट है जनाब, मैं देखता हूँ घर, मैंने सोचा पुलिस वाले, कोई पुलिस का इंसान नहीं। हमारा सिपाही डंडा लेकर चल रहा, हमारे सिपाही डेलिबरेटली डंडा लेके चलते थे, राइफल लेके नहीं चलते थे, क्योंकि राइफल होगी 303, राइफल भी ले जाएंगे और गोली मार देंगे। तो डंडा लेकर चलेंगे तो उनको पता लगेगा कि ये बेजारा बेचारा शरीफ आदमी है, छोटा सा डंडा, डंडा भी कौन सा, वो छोटे वाला स्टिक, वो छोटी स्टिक लेके चलता था कि देखो भाई मैं कुछ नहीं किसी से छेड़ता, मैं बड़ा शरीफ आदमी।
मेरे लिए वो बिल्कुल नई चीज़ थी। अच्छा, मैं आया भी जम्मू से, लैंग्वेज मुझे आती है, और जनाब मैं देख रहा हूँ कि एक हेड कांस्टेबल है, वो एमटी होता है, वो सबको नमाजें पढ़ा रहा है। बड़ा मुश्किल। बाद में मेरे इंस्पेक्टर को भी मार दिया, इस्माइल को मार दिया। इस्माइल, हाँ, मुझे याद। आपको याद है? हाँ, माइसोमा का बड़ा बड़ा कड़कदार अफसर था। हाँ, अच्छा, बड़ा डिलीवर करने वाला अफसर था। उनको शक हो गया था इस्माइल में कोई खराबी नहीं थी। ही वॉज अ गुड स्ट्रॉन्ग पुलिस ऑफिसर, तगड़ा रोब वाला ऑफिसर था, लंबा चौड़ा। फिर उसको गोली मार दी। फिर भट्ट साहब था मेरा इंस्पेक्टर, बट बड़ा नेक आदमी था। उसने बड़ा बड़ा सीखा मैंने उससे। SHO था इंस्पेक्टर। वो बेचारा जनाब वहाँ गया, बडगाम की तरफ उसका घर था, वो वहाँ छुट्टियों में गया, तो वहाँ ट्रुप्स आए हुए थे। शायद इसने आगे से कुछ बोला होगा कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, ये हालात कुछ और थे, उन्होंने कुछ और समझा, फायरिंग होगी, वो बेचारा उसमें मर गया। तो ये था कि खुला काम था। आप बरजला आओ या कहीं भी आओ तो आपको मिलिटेंट सामने सड़कों पे नजर आते थे। अभी कोई ट्रुप्स भी नहीं आए थे। सबसे पहले फिर BSF आना शुरू हुई कोठी बाग में, फिर हमने वहाँ आके रखवाना शुरू कर दिए। BSF आई तो वो जहाँ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वगैरह, उधर BSF रखे, और वो BSF वाले भी बेचारे डरे हुए होते थे। तो खुलेआम देखे मैंने चलते हुए। अच्छा, फिर वो दौर मैंने देखा कि जब 90 का दौर आया, 90 का दौर आया तो जनाब सारा कश्मीर सड़कों पे बाहर, लाखों की तादाद, वायरलेस के ऊपर मैसेज आ रहे हैं कि चारों तरफ से जुलूस आ रहे हैं, लाखों का जुलूस। लोग रात को जो है जनाब BBC सुनते थे, पता नहीं वहां से आज़ादी का ऐलान ना हो जाए, इतने लाखों की तादाद। और फिर उसके बाद ये वो टाइम था जिस वक्त प्रेस को लाया, तो प्रेस को भी गवर्नर ने बंद करवाने की कोशिश की। वो वहाँ जो तो ब्रॉडवे होटल में मुझे ही हुक्म दिया कि ब्रॉडवे में जितनी प्रेस, वर्ल्ड प्रेस सारी आई हुई थी आपकी, जैकब शेकब, मार्क टली वगैरह, ये संजय हजारिका और वो डायना, उसकी खलीज टाइम्स, जो दूसरे की डाल स्पीगल वाली थी, वो सारी प्रेस को कहा कि इसको बाहर मत निकलने दो। तो क्या कैसे करते थे, रोकते थे? जनाब दोस्तियां कर करके, तरले मिनते कर करके, वरना प्रेस वाले रुकते हैं। कोतरू भी उनमें था, आपको पता कितना अग्रेसिव था कोतरू, बहुत तेज था, बड़ा तेज था। अच्छा, वहां खाने को कुछ नहीं मिलता था, सबने स्ट्राइक कर दी हुई थी। इनको मैंने बंद करके रखा हुआ, बाहर नहीं निकलने देना। अल्टीमेटली तो एक दिन तो जनाब मिनते करके भी निकलने नहीं देना, तो निकलने नहीं देना। वो भाग गया था, मार्टली भाग गया था हमसे। वो कहीं से रिपोर्टिंग करता रहा किसी के घर पे बैठ के, लेकिन बाकियों को पर्सन नॉन ग्रेटा करके वो वारंट निकाले। तीसरे दिन जनाब इनको बसों में बंद करके तो सारी प्रेस को निकाल दिया। बिकॉज क्राउड को कंट्रोल करने के लिए पुलिस हर तरीके का हथकंडा कर रही थी, फायरिंग चल रही थी। आपको तो पता उसके बाद किस किस्म के वाकये हुए। प्रेस वालों को बिजी रखने के लिए वहां तो गाने भी गाते थे। वो करता था ना मैं। अब उनको मैं खुश कैसे रखूं? एक तो वो सारे के सारे 100 के करीब थे, वो मेरे पे चढ़ जाते थे, हम जाएंगे बाहर, गोली मारनी है, गोली मारो। फिर जनाब मैंने उनको दास्तानें सुनानी, उनको कल्चर, वो उनको मैंने जनाब लतीफे सुनाने। फिर मैंने उनको पता लग गया ये गाता भी है। कहा यार ये ऑफिसर तो बड़ा अच्छा है। बाद में बहुतों ने बड़ी तारीफ की, कहा वो ऑफिसर जो DSP था वो बड़ा अच्छा। अच्छा, मैं थाने का काम भी करके दौड़ के फिर वहां आता था, पंगा होता था, सिक्योरिटी वाले मुझे फोन करते थे, जनाब ये मान नहीं रहे। फिर मैंने आना, दोस्ती करनी, गले शले लगाना, यार प्लीज मेरी डिफिकल्टी अंडरस्टैंड करो, आई कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट यू, आई डू अंडरस्टैंड, ये मेरी ड्यूटी है, मैं मुअत्तल हो जाऊंगा, डिसमिस हो जाऊंगा, आप ये चाहते हो। फिर ये वो दौर आया जनाब कि जब वो निकले तो वो जुस्सों को कंट्रोल जब करना चाहना, कि जब पंडितों का जो इनकलाब हुआ। हाँ, वो क्या उसमें तो आपको तो कुछ पता है? हाँ, क्योंकि मेरे इलाके में बहुत बस्तियां थी पंडितों के घर, मेरे दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, टेलीविजन से भी मेरे साथ वो बस्ता थे। तो मेरे पास तो ये करालकोट, ढाबा कदल वगैरह ये सारा एरिया था। तो दैट वाज वेरी क्लियर। मैंने अपने पहले भी इंटरव्यू में कहा कि अल्लाह बख्श साहब हमारे जो है SSP होते थे, तो वो बड़ा क्लियर था कि हमको बताया गया कि पंडित कुछ तो अपनी भी खुद भी निकल रहे थे किसी गाड़ी से, लेकिन ये भी फैक्ट है कि डर बहुत था। सच्ची बात है सैन साहब, मस्जिद से भी कई बार ऐलान होते थे, फिर कई बार पोस्टर लगते थे, रात को थालियां बजाई जाती थी, रात को आवाज़ें आती थी। तो डर तो इंसान क्यों नहीं डरेगा, मिनॉरिटी क्यों नहीं डरेगी।
लेकिन मेन चीज़ ये हुई कि उसमें बाद में हमको बताया गया, हमको बुलाया गया वहाँ गवर्नर हाउस में। मैं भी था, तो ये भी था, मैं डीएसपी था। तो वो मैंने एक जगह लिखा कि पंजाबी में, वो पंजाबी बोलते थे गवर्नर साहब। कौन? अब जगमोहन की बात कर रहे हैं? जगमोहन की बात कर रहे हैं। तो बताया कि ऐसे कहा कि उसको अल्लाह बख्श भी पंजाबी बोलते थे। अल्लाह बख्श को भी कहा, मुझे भी कहा कि भाई असी गड्डियां छड्डियां, पंजाबी में कहा कि गड्डियां आनी SRTC की गड्डियां आएंगी तो उन्हें जाके मिलो, तो उन्होंने जो है पूरी मदद करो उन्होंने, और इंश्योर करो सिक्योरिटी का। और गड्डियां आनी है तो गड्डियां च लोड करके, सामान लोड करके ਤੁਹਾਡਾ काम है, आपका काम है इंश्योर करना कि कोई ना लगे और उनको जो है यहाँ से निकाल। तो हम लोग गाड़ियाँ भेज रहे हैं। तो वो तो बड़ा क्लियर लग रहा था कि दैट वाज उन एरिया में, दैट वाज काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड बाय दैट गवर्नर साहब के। वही बता रहे थे कि उनको पता था कि हम गाड़ियाँ भेजेंगे। फिर रात को गाड़ियाँ आती, 2 दिन 3 कई दिन सिलसिला चलता रहा। SRTC की गाड़ियाँ आती थी, फिर हम एक एक इलाके में गाड़ियाँ लेके जाते थे। पंडित बेचारे रोते भी थे, वाकफ भी थे, गले भी लगते थे, लेकिन डर गए थे, दहशत भी थी। फिर वो अपने घर छोड़ते थे। अच्छा, और कई ऐसे भी दिलेर थे जो कहते जी गोली खाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं, और वहीं रहे। फिर उनकी गाड़ियाँ हम लोड कराते थे जनाब, फिर उनके बिस्तर ये वो। फिर जाते वक्त भी मैं उनको गले मिलता, कुछ बड़े अच्छे दोस्त से गले मिलता था। लेकिन हम ही ने लोड कराई पूरी रात। आप समझते, रात सेफ होती है ना, तो पूरी रात मुझको लगती थी उनको। ये जो मैंने आपको एरिया बताया, हब्बा कदल की फ्रिंज मेरे पास थी, वहां से लेके आप कराल कोट ले लो, माइसोमा ले लो, फिर आप नीचे का एरिया ले लो, ये क्या अपना एरिया कहते हैं जनाब, जहाँ रानी हॉस्पिटल वगैरह, शहीदगंज वगैरह, हाँ ये सारा एरिया आपका, ये भी मेरे पास था। शहीदगंज एरिया का नीचे का है, शहीदगंज उनके एरिया में था जो उस तरफ। और फिर जनाब वो जो जाता है ना जी, ये आपके TT कॉलेज और वुमेन कॉलेज के अंदर से निकल के उसको आगे समंदर बाग, हाँ समंदर बाग वगैरह। तो ये बड़े यहाँ पंडितों के घर थे। तो फिर मैं इनको लोड करवाता था, और SSP भी ने भी मुझे कहा हुआ था कि जो इंश्योर करो। मैंने इंश्योर किया कि फायर ना हो, कुछ ना हो। लेकिन कितनी गाड़ियां रात को जाती थी? है जी, कम से कम मैं कहता हूँ कि एक इलाके से कम उस रात को जो है गाड़ियाँ जो निकलती होंगी, मेरे अगर इलाके से 25, 30, 40 निकलती होंगी, तो ऑल ओवर तो कोई 100 गाड़ी तो निकलती ही होगी। हाँ, उन गाड़ियाँ निकलती थी। तो आज ये बोलेंगे वो जी गवर्नर लिखे कि जी मेरा उसमें कोई हाथ नहीं, ये गलत बात है। बड़ा क्लियर था। मैं आज भी इस बात को सोचता हूँ हुजूर साहब कि अगर इतने साल गुजरने के बाद गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंचती है कि जब लेट अस क्रिएट द पॉकेट्स ऑल ओवर द वैली, और पंडितों को हम लाते हैं और उन पॉकेट्स में सिक्योर करके हम उनको वहाँ रखते हैं। तो आप सोचिए इस बात को कि ये बात अगर जगमोहन साहब ने उस वक्त सोची होती और इन पंडितों को गाड़ियों में डाल के और फैसिलिटेट करके, और इनको, जो मैं तो उधमपुर का हूँ, तो पहला कैंप तो बटरवालियों में लगा, मेरी जमीन पे लगा, वो मेरी लैंड थी। बाद में गवर्नमेंट ने मुझे उसका वो दिया, मुआवजा दिया, कोई ज्यादा नहीं मिला, 20,000 रुपए कनाल के साथ, जहां इंडस्ट्रियल स्टेट है उधमपुर का, दोज वर माई लैंड्स। तो वो बटरवालियों में पहला कैंप जो वहां बना, वो बेचारे पंडित जनाब ये सर्द इलाके के लोग, वहां सांप, बिच्छू, गर्मी। अरे आपको ये दिमाग में क्यों नहीं आया कि आज जो आपको आ रहा है, आप यहाँ बस्तियां बना रहे हो, कि आप इनको पूरे इलाके में कुछ एरिया सिक्योर करते, जो कैंप आपने वहां डाले वही कैंप आप उठाकर अनंतनाग में, बारामूला में, हंदवाड़ा में, कपवाड़ा में, सेफ एरिया में पुलिस लाइनों के साथ आप उनको, वहां भी तो आपने टेंट ही दिए, उनको टेंट ही दिए ना। तो वो टेंट पुलवामा की डिस्ट्रिक्ट लाइन के साथ जो ग्राउंड है वहां क्यों नहीं लग सकते? तो किसी ने ये सजेस्ट नहीं किया उस टाइम? आई डू नॉट नो भाई, हम तो बहुत छोटे रैंक के ऑफिसर हैं, हम तो यही बोल देते। आज एक पंडित भी ना जाता, एक पंडित भी ना जाता अगर हम कश्मीरी पंडितों को सिक्योरिटी देते और उनको ऑल ओवर द वैली के अंदर ही उनके सेफ जोन बनाते। सेफ जोन के बाद उनके चारों तरफ बंकर रखते, बंकरों के ऊपर हम पुलिस रखते, अंदर उनके जो है चाहे टेंट लगाते, फिर एक एक करके उन्हीं टेंटों को पक्का करते जाते। और एक जगह नहीं बनाते, एक ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं बनाते, हर तहसील लेवल पे बना सकते थे। Why we encourage the exodus of Kashmiri Pandit? Why do you blame the Kashmiris for that?
Kashmiri are not responsible. The majority of the Kashmiris were crying. The majority, the silent majority, were always against it. And they thought, why they were against it? They thought that if once the Kashmiri Pandit shall be taken away, I think after that the government will not discriminate at all, will not spare anybody, because they'll be mostly the Muslims. इसलिए वो चाह रहे थे कि कश्मीरी जो है पंडित ना जाए। लेकिन हम कश्मीर, देखिए मैं एक पंजाबी मुस्लिम हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंड आई हैव टू बी फेयर। मेजॉरिटी 90% मुस्लिम बिल्कुल इस हक में नहीं थे कि कश्मीरी निकाली जाए या कश्मीरी हमसे जुदा हो। वो आज भी दोस्त है। देखिए एक 10% एक कार्डर था उनका और उनके हार्डकोर मिलिटेंट कार्डर था। कितना होता है यहाँ आप बोलो पॉपुलेशन का 5 या 10% हिस्सा था जो ये एग्रेसिव था, जो ये पोस्टर निकालते थे, मस्जिदों से ऐलान करवाते थे, कश्मीरी पंडितों को डराते थे। 90% ऐसे लोग थे जो डर के मारे बोलते, कुछ डरते थे। आपने देखा क्या क्या वाकये हुए यहाँ कश्मीर में, किसी की लड़की को निकाह करने उसका नौकर पहुंच गया, तो वो लोग डरते थे। आप उसके डरने को ये ना समझो कि वो उनके साथ मिले हुए थे। तो अगर कश्मीरी पंडितों के लिए ये चीज की जाती कि हर तहसील लेवल के ऊपर उनके लिए सेफ जोन बनाए जाते और सिक्योरिटी के जरिए उनको, आर्मी के जरिए, बीएसएफ के जरिए उनको सिक्योर किया जाता, तो कश्मीरी पंडितों का इंतजाम नहीं होता। और आज हम वही कर रहे हैं, कोशिश वही कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा क्योंकि जो नई जनरेशन उनकी आई है वो आने को तैयार ही नहीं। मैं उनसे बात भी करके आऊँ, मिलके भी आए। जो नई जनरेशन है उनको कोई अटैचमेंट नहीं है कश्मीर के साथ। ये पुराने ही रह गए जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं या मुझसे थोड़े से है कोई जो है, उनको अभी भी कश्मीर से अटैचमेंट आता है, दे डोंट वांट टू गो। तो ये पंडितों का ये जो इनखला हुआ और जो किलिंग्स हुई, जो शुरू में पर्चे लगे, जो और आपको भी पता और मुझे भी पता, जहां भी कोई भी इस बात के ऊपर, कई कश्मीरी पंडित शायद मुझसे नाराज भी हों मेरे दोस्त, लेकिन सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक काम तो बहुत पक्का किया, और ये काम पक्का किया, जो किलिंग पंडित की होती थी वो पर्चा लगता था। हम पर्चे के बगैर हमने कोई केस नहीं छोड़ा। अगर हमको डेड बॉडी भी मिलती थी हम उसकी भी रिपोर्ट डालते थे। आपको भी पता है कि हम इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग करते हैं, बाद में साबित करते हैं। एक भी पंडित जिसकी डेथ हुई है यहाँ, वो एवरी पंडित इज अकाउंटेड फॉर। 275 or 76 is the total number of the pandits who were killed or who died, and FIR stands registered. बिल्कुल। और शुरू में जिस वक्त ये हुआ है तब तक टोटल किलिंग, शायद पहली किलिंग बडगाम में एक लेडी की हुई थी। टोटल जो किलिंग उस वक्त तक हुई थी, मेरा जहां तक अंदाजा है 8 या 10 टोटल किलिंग हुई थी, क्योंकि मैं तो कोठी बाग का एसडीपीओ था। बाहर पूरे में शायद 1-2 किलिंग हुई होगी। यहाँ तो लस्साकोर, बड़े मेजर नीलकंठ, अच्छा, फिर गंजू उसको मारा, फिर वो सूंडियों का लड़का मारा, वो आप जानते हो तो पंजाबी हैं, गुपकार पे रहते। तो अगर उस पीरियड तक आप देखें जब इनका इंकलाब हुआ तो 8 या 10 पंडित तब तक मरे थे। उसके बाद फिर और भी मरे, आपको भी पता है डिफरेंट दौर में मरे। 90s में जाकर भी एक जगह इकट्ठे, वो जो गांव के ऊपर कई गांव 2-3 गांव में, तो वो टोटल को आप कर लो तो 278 और 218 जिनकी डेथ हुई है टोटल की, और FIR उसके ऊपर लगे हुए हैं, which is a fact. That was very tragic part of Kashmir history. Very tragic part. तो जिस पर कश्मीर को अब भी अफसोस है, लेकिन शायद वो उस वक्त के हालात ऐसे थे कि कोई कुछ कह नहीं सकता था। सही बात। ये वो दौर था जब देखने, मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, हाँ पीने हाँ ड्राई हो गया था कश्मीर, हाँ, लेकिन आपका थाना तो ड्राई नहीं था। और जनाब मेरा थाना कहाँ से ड्राई होना, जितनी दुकानें थी वो रेजिडेंसी रोड पे मैक्सिमम दुकानें थी, यस, और वो मोस्टली नॉन मुस्लिम्स की दुकानें थी। तो जनाब वो अल्लाह टाइगर्स वाले आए, वो भी उसी दौर में, तो सबसे पहले वो अटैक उन्होंने शराब की दुकानों पे किया। कोई पूछने वाला था ही नहीं।
उन्होंने जनाब रेजिडेंट रोड पे जितनी दुकानें थी सबको तोड़ा, सबकी शराब लगाई और आग लगा दी और सड़कों पे ढेर लगा दिया। अब सड़कों पे ढेर लगा होता था, अब करेंगे, अब लोग तो तमाशा देख रहे हैं, तो मुझे कुछ तो करना था। मुझको हुक्म हुआ ये उठाओ। अब जनाब मैंने वो सारी शराब इकट्ठी की, जो जली हुई भी थी और जो शानदार भी थी, वो सारी इकट्ठी करके मैं जनाब थाने में ले गया। अब वो मैंने थाने में वहाँ एक ढेर लगा दिया, एक पूरा कमरा था, वो पूरा ढेर बंद हो गया, पूरा ढेर लगा दिया। अब वो जनाब फौज को भी पता लग गया, BSF CRP सबको, अफसरों को सबको पता लग गया कि भाई कोठीबाग थाने में तो 2 कमरे हैं जो बेहतरीन विस्की से भरे हुए हैं। और जनाब फिर मुझको वहाँ ऑफिसरों से रिक्वेस्ट आती थी, एक कमांडेंट साहब लिख रहे हैं, प्लीज इश्यू 6 बॉटल्स ऑफ पीटर स्कॉट एंड 1 बॉटल ऑफ ब्लड। तो मैं तो जनाब बाद में मेरा वो मुंशी था, बड़ा मशहूर मुंशी था वो इधर यहाँ का डल गेट का, वो मुझे रोज कहता था, खान साहब सुनसे लानत ही किया था जनाब, इसको बाहर फेंको। मैं कहा भाई साहब ये जब्ती की ये माल है, वो जब्त करना पड़ता है ना हमको, तो वो जब्ती का माल है। तो जनाब वो जब्ती में से रोज जो है वो मेरा ये धंधा लग गया था कि अफसरों की रिक्वेस्टें आती थी और मैं दारू की बोतलें बेचता था। तो लानत उस काम को मैं उसी काम में लग गया, जबकि खुद में दूर रहता हूँ। लेकिन इससे तो आपका बड़ा रसूख बड़ा होगा ना। और जनाब क्या बात है, उस वक्त तो बड़ा जरूरत था कि पुलिस वाले बाकी जो सिक्योरिटी के अच्छा एक बात तो है, सही बात कि वो जो मांगने वाले थे उनके अंदर तो रसूख था। जब मैं उनके वहां जाता था तो मेरी चाय से सेवा होती लेकिन कश्मीरियों की नजर में तो मैं गंदा था और मुझको मिलिटेंटों से थ्रेट आते थे कि तुमने क्या तो शराब का ठेके खोल के रखे थे, वहां से मुझे थ्रेट आते थे। अच्छा वो मेरी कोई किस्मत है जनाब उसमें कि बचत किसी तरह जनाब वो बचत शचत होगी। तो हमारा सबसे पहले जनाब मेरे साथ एक मेरा जो क्रिकेट के दौर का था, मैंने आपको सुनाया है, तो ये जो BSF का एक आया था वो मेरे साथ क्रिकेट खेला करता था। मैंने अपने ज़माने में जनाब क्रिकेट भी बड़ा अच्छा खेला हुआ है, मतलब रेडियो आर्ट कल्चर, मैं स्टेज के अलावा मैं बड़ा अच्छा क्रिकेटर भी था और मुझे बहुत से लोग जो है क्रिकेट की वजह से भी जानते हैं जी। तो वो क्रिकेटर जो है वो कमांडेंट बन के आया, तो पहली शराब का जो खेत है वो ले गया मेरे से। वो दोस्त था, वो कहते यार इधर खाने को कुछ मिलता नहीं, दुकान तो कोई थी नहीं। कहा यार सुना तेरे पास माल है, तो उसको मैंने क्या दिया और जनाब उसके बाद रास्ता ही खुल गया सबके लिए। अब जब एक को दे दिया तो उसने जनाब रात को बातें की होगी कि थैंक यू वेरी मच इसरार खान, ये माल जो है उसी से आया, तो उसके बाद सबकी फरमाइशें आना शुरू हो गई। अच्छा वो बड़ा डार्क दौर था कश्मीर का। हाँ। मतलब मुस्कुराने के जो मसले हैं बहुत कम थे, बहुत मुख्तसर थे। हाँ, बड़े मुख्तसर। लेकिन क्या देखा आपने इसके अलावा जो अब उस दौर में मैंने लाशें देखी, कत्ल देखे। डॉक्टर मुझे जो एक खास तौर के ऊपर जो याद है, एक सबसे जो मैंने बुरा देखा वो डॉक्टर यूसुफ थे। डॉक्टर यूसुफ, उसके लड़के की किलिंग, एक तुर्की था, वो उसकी दुकान थी, हिंदू था, एक उसका और एक सिख, तो उसको मैंने अपने सामने मरते देखा। एक धमाका हुआ उसका था, बेसिकली सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। सिक्योरिटी फोर्स BSF के लोग थे, वो वहाँ प्लेडियम के सामने खड़े थे और मैं DSP था, मुझे किसी ने कहा बड़ी फायरिंग हुई। तो जनाब मैंने वहाँ तमाशा देखा, मैं स्पॉट पे पहुंचा। जो लोग उस बिल्डिंग, जलती हुई बिल्डिंग से उतरने की कोशिश कर रहे, एक आदमी उतर रहा था, वो खंबे से उतरा मसूद साहब, और मसूद साहब उसके ऊपर 12-13 सिपाहियों ने उसके ऊपर जो है गोलियां चलाई, लेकिन खुदा ने जिसको रखना होता है वो नहायत इत्मीनान से उतरा। चारों तरफ से उस पर फायरिंग हो रही, इत्मीनान से नीचे आके उसने अपने कपड़े झाड़े, आराम से वो गली में चला गया, उसको एक भी गोली नहीं लगी। और बेचारा यूसुफ का जो लड़का था वो अपनी कार बचाने के लिए गया, उसकी कार की बात, उसको लगा आग न लगे कार पे, कार को सेव करने के लिए गया, तो उसको बुलेट आए और एक बुलेट जो है जब वो गिर रहा था तो उसके पल्विक गर्दन को शटर कर दिया। उसकी लाश को लेके जाना, अस्पताल पहुंचाना, ब्लड दिया मैंने उसको एक बॉटल अपना, फिर तुर्की की लाश तो सारी उसके अंदर थी। खान साहब ये जो जम्मू कश्मीर के मरकज, हाँ। ये तो कश्मीर का मरकज था जी, कोठीबाग, तो उसके बाद जब आपकी ट्रांसफर हो गई, अब को दूर साउथ कश्मीर भेजा गया, वो कुलगाम में। तो क्या मतलब उस वक्त की दुनिया कुलगाम की कुछ मुख्तलिफ ही थी, बड़ी मुख्तलिफ थी, पहुंचना मुश्किल था शायद। मैं आपसे कहता हूँ उसमें भी बड़ा ट्रिक किया। वो बेदी एक साहब थे, बड़ा
धर्माबाज टाइप के डुगडुगी बजाने वाले डीजीपी थे। बुलाया मुझे, बड़े पंजाबी बड़े की हाल आई है मुंडिया छुंडिया ये वो, भाई तेरी बड़ी जरूरत आई है, कुलगाम जरा आजाद हो गया। क्या कहते हैं मुझे, ये डीजी कह रहा है। हाँ डीजी कहते यार वो कुलगाम आजाद हो गया, बड़ी राके में बात करता था। और भाई उधर थाने और चौकियां सारी बंद हो गई हैं, तो वो तुमने वो जाके वो दोबारा करनी है, तो कुलगाम बहुत जरूरी, तू एक बार उसको रिवाइव कर ले, 6 महीने तू कर ले, वो सब डिवीजन और वो थाने शाने चालू कर दे, तो उसके बाद तो मैं 6 महीने के बाद मैं तुझको, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुझको सिटी में SDPO लाऊंगा। बेवकूफ बंद, निजी का हुक्म है जी, तो क्या होता है। सूद साहब, दुख की ये बात है कि मैं वहां पहुंचा, आई थिंक ये बात है प्रॉब्ली 91 की बात। मैं जब वहां पहुंचता हूं जनाब, तो मैं वहां देखता हूं लाइन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में गेम ही कोई और है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन नंतरा पहुंचता तो वो वहां SP साहब बैठे, तो मैं पता करता हूँ भी कुलगाम का कोई DSP भी, तो पता लगा जनाब, अब उनका नाम नहीं लूंगा, एक DSP साहब के बाद में SP बने, उनको जी अगवा कर लिया था। अच्छा, मिलिटेंट हिजबुल मुजाहिदीन ने उनको अगवा कर लिया था, जीप भी उसकी ले गए थे, ड्राइवर भी ले गए। अच्छा, मतलब गाड़ी जीप सबके समेत ले गए। अच्छा, तो पता लगा जी कि वो बड़ी बात में इन्होंने मिन्नतें शिनते की, तो फिर उसको पहले DSP को छोड़ा, तो DSP को छोड़ा, तो DSP ने कानों को हाथ लगाए, उसने उसी SP को बोला जी कि मैं तो अब पार नहीं जाता, तो अब मेरा जो दफ्तर है आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में ही बना दो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में जरा सिक्योर होती है, गार्ड शार्ड सारी चारों तरफ से लगी होती है, और वहाँ 100-200 आदमी पुलिस का हर वक्त मौजूद होता है। तो जनाब वहीं जहाँ था उनका दफ्तर, जहाँ आगे पुलिस कंट्रोल रूम, मेन कंट्रोल रूम था, उसके साथ एक कमरा था, उस कमरे में उस DSP साहब ने वहीं रहना शुरू कर दिया, वहीं दफ्तर खोला, वहीं बना। नतीजा ये हुआ कि सब डिवीजन ऑफिस जो है वो क्लोज हो गया। अच्छा, कुलगाम का। अच्छा, ब्राजलू का पुल भी तोड़ दिया था उन्होंने, खुडबनी का पुल भी तोड़ दिया, दोनों। तो वो इलाका एक तरह से आजाद हो चुका था। तो अब वहां उस इलाके में जाने का एक ही रास्ता था, यू हैव टू गो ऑल द वे बैक टू पुलवामा, पुलवामा से कार्डर रोड, शुपैया कार्डर, वो रोड से घूम के आप कुलगाम जा सकते। और आपने तो वो ब्राजलू पुल का सुना होगा, जब मरहूम जो है इट्टू जो स्पीकर थे, जब उनकी ये डेड बॉडी जो वहां पहुंचानी थी, तो आपको पता कि वो पुल के ऊपर से वहां से उसको चढ़ा रहे थे डेड बॉडी को, तो मिलिटेंटों ने फायरिंग की, बॉडी गिर गई, मतलब डेड बॉडी को नहीं ले जाने दे रहे थे मिलिटेंट। इट्टू साहब की जो अपने स्पीकर थे, मैडम के वालिद साहब, मैडम का बहुत कमाल है, ऐसी जगह पे जाके फिर संभालना, और फिर वहीं जिससे जो है सियासत करी, बहुत बड़ी बात है, जो अपने वालिद के साथ। मैंने देखा है, मैं उनके सब इलेक्शन कवर कर चुका हूँ, मैं देखा किन हालात में उसने क्या हालात में किए, वही मैं कहता हूँ। तो जनाब, तो मुझे, मैंने देखा जब दफ्तर वहाँ, मैं अपनी छोटी सी मारुति कार लेके गया DSP, तो मैंने SP साहब को शूट किया, तो जनाब वहाँ 2-3 DSP हो गए, तो वो टेढ़ी टेढ़ी आंखों के साथ इशारा करे SP को। अब मुझे समझ ना आए, सादा पंजाबी आदमी, मुझे समझ ना आए इशारे क्या कर, वो आंख से इसको इशारा कर रहा था कि इसको वहीं भेजो, इसको कुलगाम भेजो, मरता है तो मरे, लेकिन इसको कुलगाम भी भेजो। इसको जब मैं कहूँ ना कि जनाब वो DSP का यही दफ्तर में यहीं बैठता हूँ, कुलगाम ऑलमोस्ट आजाद था, वो मैं वहां जाके क्या करना, मुझे मार देते। ऊपर ना जुबान, पंजाबी आदमी, कश्मीरी टूटी फूटी बोलता था, शादी हो गई थी, मैंने कश्मीर में शादी कर ली भी थी, अब मैं थोड़ी सीख रहा था। और एक ये जो राहत है, आपने जो देखा, जो ये जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, अभी बेटा जो मेरा है, तो ये राहत जनाब 1 साल का था, 1 साल का बच्चा था। अब मुझे ये भी, अब मैं तो अपनी जान बचाना चाह रहा था, वो इतने दिलेरी कहाँ से आई कि DSP दूसरा वहीं रह रहा है, कोई वहां, गाड़ी उसी दिन वापस आई थी, पता लगा मिलिटेंट, जब मैं पहुंचा 3 महीने से दफ्तर वहीं था, कहाँ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में, DSP का दफ्तर वहीं था, SDPO का दफ्तर में, थाने दोनों बंद हो गए थे, एक था दमान हाजी का थाना और एक था कुलगाम का थाना, और 2 चौकियां, सब बंद थे, लेकिन थाने में कोई नफरी तो रहती है, थोड़ी बहुत नफरी थी, और सब डिवीजन ऑफिस क्लोज था। तो मैंने कहा मुझे यहीं रहने दो, तो SP शुरू को नाराज, यहाँ कोई बात नहीं इसरार, अगर आप यहाँ रहना चाहते। वो जो DSP 2-3 थे, उनकी मैंने आंखें देखी घूमती हुई, SP को बोले कि नहीं, ये जो आया है पंजाबी, इसको उधर ही भेजो, सो कोलगाम। मैंने वो देख लिया, ये बार बार SP को ये कह रहा,
एसपी की भी शक्ल बदल गई। वही एसपी जो पहले बड़ी अच्छी तरह बात कर रहा था, इसरार साहब चाय पिए, वो मुझे कहता है इसरार साहब नहीं, आपको तो वहाँ कुलगाम ही जाना पड़ेगा। मैं कहा अच्छा जी, हाँ हाँ सिविल कपड़ों में जी ऐसे, और कार बाहर, आपको तो कुलगाम ही जाना पड़ेगा। तो वो डीएसपी, हाँ जी वहीं जाना, मेन मकसद ही आपका पोस्टिंग का, बेदी साहब ने इसीलिए भेजा कि आप कुलगाम जाओगे, आपको तो अब कुलगाम ही। अब आप जब कोई बात नहीं, आज की रात एसपी मुझे कहता आज की रात यहाँ गुजार दो, लेकिन जाना तो आपको कुलगाम पड़ेगा। यकीन आप जानिए कि दैट वाज एन अटेम्प्ट टू मर्डर ऑन योर बिहाफ मिस्टर एसपी, दी देन एसपी एंड लेटर रिटायर्ड एज आईजीपी। तूने तो मेरी ऑर्बिचरी लिख दी थी। यू न्यू कि जब मैं वहां पहुंचूंगा एंड आई विल बी शॉट डेड, सबसे पहले मुझे मार दिया जाएगा। तो जनाब मुझे कहा गया अभी निकलो आप, नहीं मतलब आप रुको एक का दिन, लेकिन जाना आपको वहां। इतना गुस्सा आया मुझे कि मैंने सोच लिया अगर मरना है, इसरार अगर मरना है और मौत लिखी है तो मौत बना के है, तो ठीक है आज ही आए। 1 साल का बच्चा है, पल जाएगा, माँ बाप पाल लेंगे। मौत अगर आई है तो अभी। मैंने कहा जी फिर मुझे चाय मत दे दो। वो एक खानों वाला गुस्सा आ, मैंने कहा मैं चाय नहीं पीऊंगा, ना आपका केक खाऊंगा। अगर आप मुझे वहीं भेजना है, गाड़ी दीजिए, गाड़ी दीजिए, मैं अभी जाऊंगा और वहां इतला दीजिए उसको, ड्राइवर को, कि मैं आ रहा हूं। अच्छा ऐसे करते हैं, अच्छा एक दूसरे को देखते हैं कि यार ये तो पागल है, तो या बहुत दलेर है, तो या पागल है, उसको मौत का डर ही। ये जी वायरलेस शारलेस करते हैं और वो उसको गाड़ी वाले को बोलते हैं। वो गाड़ी वाला उसी दिन को गाड़ी आई है, मीटर तो नहीं छोड़ी। और ड्राइवर की इतनी लंबी दाढ़ी, तारीगाम का रहने वाला, यूसुफ तारीगामी साहब का रिश्तेदार लगता है। हम उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ा प्यारा लड़का है। मैंने सुना उसकी, किसी ने मुझे बोला उसकी डेथ हो गई। तो जनाब मैंने कहा जी मेरी जब गाड़ी आती तो मुझे इतला दो। मैं इनके कमरे छोड़ दिया जी, मैंने आई लेफ्ट देयर। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था इस एसपी के पास बैठने का। मैं कहा जी आप गाड़ी दीजिए, मैं आज क्या अभी जाऊंगा, रात वहीं गुजार, अगर आप मुझे निकाल देंगे। और डीएसपी का दफ्तर ये आपने 4 महीने यहाँ रखा। नहीं जी डीजी साहब ने यही चाहा कि आप आए। कोई हालांकि वो एसपी चाहता तो मुझको बचा भी सकता था, आप यहीं बैठो कोई बात नहीं, पहले हालात देखते हैं, पहले वहाँ जगह देखते हैं, ऐसा ना हो तेरे पर अटैक हो जाए। नो दे वर नॉट बॉदर्ड, दे वांटेड कि जो भी इसका होना है तमाशा देखते हैं। हालांकि अगर मुझे कुछ हो जाता, मैं मर जाता तो एसपी को जवाब देना पड़ता। बुज़दिल एसपी था वो, नाम बहुत बड़ा था लेकिन बुज़दिल था। वो कहते हैं ना वो किसी आदमी की लेंथ और ब्रेड्थ पे नहीं जाना चाहिए। बेसिकली ही वाज अ कावर्ड, नेवर प्रूव टू बी अ गुड ऑफिसर। तो उसके बाद जनाब गाड़ी आ गई, पता लगा कि खुडवनी पहाड़ जीप आ गई है, खान साहब के सिक्योरिटी भी आ गई। मुझे कहता जी कि गाड़ी आपकी आ गई। मैं कहा अच्छा फिर मुझे गाड़ी वहां तक छोड़ दी। तो जनाब इन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन से एक टूटी फूटी गाड़ी दी, बुलेट प्रूफ, लेकिन टूटी फूटी ऐसे से। मैं उस गाड़ी पर बैठा, मैं कहा जी खुदा, ये लोग मुझे देख रहे थे कि अब ये मरने जा रहा है। मैं उस गाड़ी के ऊपर पहुंचा जी, मैं वहां बैठा, रोड मैंने क्रॉस की, किश्ती क्रॉस की, किश्ती वाले ने मेरे से पैसे ले लिए पार जाने के, एसडीपीओ से पैसे ले लिए किश्ती क्रॉस करने के, किश्ती में गया पार गया तो ग्रुप ने मुझे पकड़ लिया, गन से लेकर आ गए, ग्रुप ने पकड़ लिया मुझे, कोई मुझे बचाने नहीं आया, चारों तरफ से मुझे घेरा लग गया, मेरे सिपाहियों को भी और मुझको भी घेरा लग गया। इट वॉज ए ग्रुप ऑफ अबाउट 15-16 पीपल। और मैं रेडी हो गया, मैं कहा ठीक है। और मैंने लेकिन देखा मैं लड़ूंगा क्या, मेरे सिपाही उन्होंने ऑलरेडी पकड़ लिए थे। अब तो बात यही थी कि अब तो कन्विंस करके ही निकलना था। खैर ऑल आई टोल्ड देम कि अब आप कौन हो, कहाँ से आए हो, हम आपको मौका देंगे। मैंने कहा यस यू शुड गिव एन अपॉर्चुनिटी, मैं आज नहता हूँ, आप लोग जो चाहते हो आप कर सकते हो, बट आई थिंक यू शुड गिव मी टाइम, यू शुड सी हाउ आई वर्क, पब्लिक के लिए क्या करता हूँ, उसके लिए क्या करता हूँ, तो आप मुझे मौका दे। अभी तो मैं तो बिल्कुल नीट क्लीन स्लेट है, तो आप लोग मुझे या तो इसलिए मारो कि मैं जेकेपी का आदमी, तो फिर आप जितनी भी जेकेपी को मारते हो, अगर नहीं हम ऐसे नहीं मारते किसी को, हम पहले उसका किरदार देखते हैं, उसका काम देखते हैं, अगर वो हमारे साथ दुश्मनी करता मैं कहता तो ठीक है, फिर आप मुझे भी देख लो। ऐसे जान छूटी जनाब। अच्छा हाँ। और उस ग्रुप के अंदर एक नासिर नाम का एक मिलिटेंट था, जो पंजाबी था, बाद में मारा गया, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके उसका इनकाउंटर हुआ था। तो वो कुछ लिहाजदारी में आ गया, पंजाबी मेरी जुबान देख के, वो कहते
पंजाबी में कहते तुम्हें कहाँ यहाँ पोस्ट कर दिए, यहाँ कैसे मरेगा। खैर जी, और देखो मजे की बात, वहां से जान छूटी, वहां से निकला, गाड़ी में बैठा, लड़के अपने को कहा कि शुक्र है खुदा का जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। आगे के भी ये सब ने पकड़ लिया। अच्छा, कहते तुम मिलिटेंटों से मिले हुए कहते तुम्हें उन्होंने जिंदा कैसे छोड़ दी। देखिए ये हालात थे जम्मू कश्मीर पुलिस। बीएसएफ ने मेरे ऊपर गन्ने तान दी कि कहा तुम जिंदा कैसे बच के आ गए, तुम तो वहां तो मिलिटेंट थे। अरे तुम मुझको बचाने तो तुम आए नहीं, अब तुम मुझे बताते हो बच के क्यों आ गया। Then they took me to their commandant, सरदार जी थे, कमांडेंट थे, उसको भी मैंने एक्सप्लेन किया और वही मैंने कहा कोई थोड़ा सा लिहाज हो गया, पंजाबी का कोई लिहाज हो गया, वही पंजाबी था, अमृतसर या किसी एरिया का, तो ही अंडरस्टूड। समझदार आदमी था, स्पेक्स लगाता था और वो समझदार आदमी था। उसने कहा कि तुम्हारे ऑफिसर ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी तुमको मरवाने में। ही कुड हैव कॉल्ड अस कि डीएसपी को मैं भेज रहा हूं, परसों आएगा, 3 दिन बाद आएगा, डीएसपी इसको अपनी प्रोटेक्शन में थाने तक पहुंचा। तो जनाब मैं वहां पहुंचा थाने में, तो थाने के सिपाही भी हैरान हो गए, 2-3 सिपाही थे। देन हाउ आई रिवाइव द पुलिस स्टेशन, आप अंदाजा लगाओ, दमाल हाजी पुलिस स्टेशन भी मैंने रिवाइव किया। वहां तो मिलिटेंसी कल तक थी। दमाल हाजी का थाना, हाजीपुरा का भी थाना खोला, कुलगाम का भी जनाब थाना खोला, सब डिवीजन ऑफिसर एस्टैब्लिश किया और 1.5 साल रहा मैं वहां। इनकाउंटर भी हुए, मिलिटेंट भी पकड़े गए और बीएसएफ और पुलिस ने जॉइंट कई ऑपरेशन भी किए सब कुछ हुआ, लेकिन खुदा बचाने वाला था। तो ये है जनाब मेरी कुलगाम की दास्तान। मरने में कोई कसर नहीं थी। अब 93 में वापस आ गए और फिर 93 में वापस आ गए। So that is the story. That is the story. That was basically क्या है कि आप इसरार खान साहब के साथ बैठे तो दास्तान कभी खत्म नहीं हुई। हाँ, ये वो शख्स हैं जिन्होंने बीबीसी के सबसे बड़े ब्रॉडकास्टर मारूफ टुल्ली को कहानी सुनाई, दास्तान सुना के उनको ब्रॉडवे होटल में बिठा दिया। उनको ही नहीं, पूरे प्रेस कोर को। जैकब भी साथ था, सतीश जैकब भी था। तो हम ये कहानी उनकी सुने तो ये ऑलरेडी हम 2-2.5 घंटे चल पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि कहानी का जो एक और सिलसिला हम शुरू कर लेंगे तो तब इसरार साहब को एक बार फिर तकलीफ देंगे कि कहानी का बाकी हिस्सा बताने के लिए। खान साहब आपने हमारे लिए इतना वक्त निकाला, तो ये हिस्ट्री प्रोजेक्ट है। और मैं आपको बता दूं इस मुलाकात के आखिर में कि इस सीरीज में अभी तक जो भी फीचर हुए हैं, at 70 you are the youngest. So basically मैं हमेशा इस तलाश में होता हूँ कि मुझे कहानी चाहिए, मुझे यादाश्त चाहिए, मुझे तारीख चाहिए, मुझे तारीख के वो ज़ाविये चाहिए जो आपने नज़दीक से देखी हो, जिससे हिस्ट्री और इम्प्रूव हो जाए। मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें इतना वक्त दिया। फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। सो नई सफ़ी।